नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 271, वापस घर। हर कोई अभी भी सामान पैक कर रहा है और बच्चे पहले से ही सो रहे थे। मीरा शर्मा उस कन्वर्टिबल कार में बैठी थीं और उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही थीं। वे आमतौर पर 1 घंटे से अधिक सोते हैं, इसलिए आज उन्हें आधा घंटा सोने दें। किसने सोचा होगा कि राजेश कपूर सुपरमार्केट में किराने का सामान खरीदने में आधा घंटा बिताएंगे। ये देखकर कि बच्चे सो गए हैं, राजेश को अब कोई चिंता नहीं रही। टेंटों को लता शर्मा और विजय शर्मा ने पैक किया। बस सभी चीजें आंगन में रख दो और उन्हें वहां ऊपर ले जाओ। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने रसोई में सब्जियां धोईं और फिर उन्हें दोबारा पैक किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के लिए रतालू का दलिया तैयार किया। मैंने उनके लिए कुछ बटेर के अंडे भी पकाए, जिनका उन्होंने बहुत आनंद लिया। प्रिय, जाओ कुछ गीले वाइप्स ले आओ और बच्चों के पॉटी भी ले आओ। अच्छा, बाकी के लिए राजेश कपूर को केवल कुछ फल तैयार करने की जरूरत है। सफाई करने के बाद मैंने देखा कि बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे और मैं उन्हें जगा नहीं सकी। फिर मैंने बच्चे को धीरे से सुरक्षा सीट पर ले जाकर तब तक इंतजार किया जब तक हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गए। अतः राजेश ने एक कार चलाई और किशोर झांग ने दूसरी कार चलाई। विजय शर्मा एक पुराना वाणिज्यिक वाहन चलाते हैं जिसमें कैंपिंग की सभी सामग्री मौजूद है। विजय शर्मा सबसे आगे चल रहे थे और मीरा शर्मा और राजेश कपूर उनके पीछे चल रहे थे। पूरा परिवार एक साथ कैंपिंग करने गया। आज दोपहर को मौसम अच्छा था, लेकिन 1 या 2 बजे सूरज चमकने लगा। कैंपिंग के लिए क्या बढ़िया मौसम है। आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद हम नदी के किनारे शिविर लगाने पहुंचे। हालांकि आपको इस स्थान के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा, लेकिन ये शुल्क आपको वापस कर दिया जाएगा। जो शिविरार्थी पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हुए या कचरा साफ न करते हुए पाए जाएंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। और जुर्माना बहुत बड़ा है। हम प्रशासनिक क्षेत्र में पहुंचे और शिविर लगाने के लिए अच्छी धूप वाली एक समतल जगह ढूंढी। ऐसा लग रहा था कि बच्चों को कुछ महसूस हो रहा है और चौथा बच्चा रो रहा था। मीरा शर्मा मुस्कुराई, अब जागने का समय हो गया है। विहू ने घबराकर पूछा, माँ, क्या हम अभी तक वहां पहुंचे? हाँ, हम यहाँ हैं। देखो, वहाँ नदी है। ये वास्तव में एक घुमावदार नदी है जो लगभग 1 मीटर चौड़ी है। ये कितना गहरा है, इसका पता हमें अभी तक नहीं चला है। विहू अचानक जाग गया और खुशी से चिल्लाया, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। इस चीख से उसके बगल में बैठी तनु की नींद खुल गई। यहाँ थे, हाँ, हम खेल सकते हैं। तनु उछलती हुई कार से बाहर चली गई। अवी और रिया दूसरी कार में थे। अवी उठ गया है, हम यहाँ हैं। अवी जाग गया और मीरा शर्मा को देखकर मीठी मुस्कान दी। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा शर्मा का दिल पिघल गया, माँ भी तुमसे प्यार करती है। अवी ने बाहर शोर सुना, अपना कोट पहना और खेलने के लिए नीचे चला गया। रिया ने आलस से जम्हाई ली। रिया, उठो, चलो देखते हैं कि कोई तितलियां हैं या नहीं। चलो कुछ तितलियां पकड़ते हैं, ठीक है। रिया अचानक जाग गई। बच्चों की सफाई पूरी कर ली। मीरा शर्मा, प्रिया और लता शर्मा 3 दाएं हैं। कारण यह है कि हम कुछ भी नहीं जानते, इसलिए चीजों को और खराब मत बनाए। तंबू लगाना, सामान ले जाना आदि। ये राजेश, विजय शर्मा और प्रिया के पिता के बारे में है। प्रिया की मां ने सामग्री अलग कर दी। चलो पहले कुछ तितलियां पकड़ते हैं, देखें कि कोई है या नहीं। यदि तितलियां न दिखें तो निराश मत होइए, हो सकता है कि कुछ छोटे कीड़े भी हों। मीरा शर्मा ने बच्चों को मछली पकड़ने वाले जाल दिए और राजेश पर चिल्लाईं। हनी, एनलान और मैं बच्चों को इधर उधर ले जाकर देखेंगे कि कहीं कोई तितलियां तो नहीं हैं। राजेश कपूर ने चेतावनी दी, ये ठीक है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा और बहुत दूर नहीं भागना होगा।
मीरा शर्मा ने बच्चों को ले जाते हुए उत्तर दिया, चिंता मत करो पति, हम भागेंगे नहीं। चलो आंटी के साथ कुछ तितलियां पकड़ते हैं और देखते हैं कि कोई छोटा मोटा कीड़ा तो नहीं है। ठीक है, बच्चों ने एक स्वर में कहा। ठीक है। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे और मीरा शर्मा और प्रिया के नेतृत्व में वे बटरफ्लाई गए। मनुष्य के शरद ऋतु और सर्दियों के मौसम की विशेषता तितलियां हैं। कुछ लोगों ने जब उसे ढूंढा तो उन्हें सचमुच वह छोटी तितली दिखी। बच्चे उत्साह से चिल्लाने लगे, माँ, तितली को देखो, ये सफ़ेद और बहुत सुंदर है। मैं तितलियां पकड़ना चाहता हूँ। मीरा शर्मा ने जल्दी से बच्चों को आवाज़ धीमी करने का इशारा किया। अपनी आवाज़ धीमी रखो। अगर तुम इस तरह चिल्लाओगे तो छोटी तितली डरकर भाग जाएगी। अगर यह उड़ गया तो हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। प्रिया ने सिर हिलाया। ठीक है। जब तितली रुक जाए तो हमें धीरे से उसके पास जाकर उसे पकड़ लेना चाहिए। केवल इसी तरीके से हमें सफलता का मौका मिल सकता है, समझे? शिशुओं ने अपनी उंगलियां फैलाकर चूसने जैसी हरकत की। वे इतने प्यारे हैं कि मैं उनके गोल मटोल छोटे चेहरों पर एक बड़ा चुंबन देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वहां केवल 2 तितलियां हैं जो उनके साथ खेलने के लिए पर्याप्त हैं। राजेश कपूर ने जब टेंट लगाया तो उन्होंने बच्चों को मस्ती करते देखा। मीरा शर्मा और प्रिया ने भी बड़े बच्चों की तरह व्यवहार किया और खूब मस्ती की। माँ, तितली उड़ गई, उड़ गई। इसे ले लो आंटी, आप बहुत बेवकूफ़ हैं, कूद जाए। कितनी शर्म की बात है, मैं उन्हें पकड़ने के बहुत करीब था। बच्चे और 2 वयस्क तितली के चारों ओर खेलते और उछलते कूदते रहे। अंततः तितली उड़ गई। मीरा शर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, अब उनका पीछा मत करो। चलो उनके वापस उड़ने तक इंतजार करते हैं, फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। प्रिया ने अपने हाथ कमर पर रखे और हौंफते हुए कहा, मैं बहुत थक गई हूँ। सभी बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन तितलियों को उड़ते देख वे निराश हो गए। चलो पिताजी के घर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ स्वादिष्ट खाने को है या नहीं, और थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। वह प्यास से मर रही थी। तंबू लगाने के बाद राजेश कपूर सामग्री को व्यवस्थित करने में मदद करने चले गए। जब मीरा शर्मा वहां पहुंची तो वह कोयले की आग जला रहा था। राजेश ने तुरंत मीरा शर्मा से कहा कि वे बच्चों को ले जाएं। यहाँ आग लगी है, बच्चों को यहाँ मत लाओ। प्लेसमेट पर फल रखे हैं, जाओ और कुछ फल खाओ। प्रिया की माँ खाने की मेज लगा रही थी और प्रिया ने पानी का घूंट लिया और मदद करने के लिए चली गई। रोशनदान प्रिया की माँ और राजेश कपूर ने लगाया है। खाने की मेज और कुर्सियाँ फोल्डेबल हैं, जो बहुत सुविधाजनक है। बस इसमें कुछ प्रयास की आवश्यकता है। प्रिया बहुत मजबूत थी। प्रिया की माँ ने उसे देखा और आह भरी। तुमने कहा था कि तुम बहुत मजबूत हो, तुम एक प्रेमी कैसे ढूंढती हो? प्रिया, क्या यह उसकी गलती है कि वह इतनी मजबूत है? क्या गलत है? क्या मजबूत होना गलत है? पास खड़ी मीरा शर्मा ये सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। प्रिया के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह चली गई और अपनी घबराहट को शांत करने के लिए कुछ फल खा लिए। क्या हुआ आंटी? मीरा शर्मा ने बच्चों को हाथ धोने के लिए पानी देते हुए पूछा। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली बार उसने मेरे लिए जो ब्लाइंड डेट तय की थी उससे मैं संतुष्ट नहीं थी। फिर उसने मेरी ओर देखा और उसकी नाक नाक नहीं थी और उसकी आंखें आंखें नहीं थीं। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह गलत है, यहाँ तक कि सांस लेना भी गलत है। मीरा शर्मा ने धीरे से कहा, आंटी, ये भी इसलिए क्योंकि वह आपकी परवाह करती है। प्रिया ने उदास होकर कहा, मुझे पता है, लेकिन आप प्यार को मजबूर नहीं कर सकते। आपको एक दूसरे को पसंद करना होगा। बिना प्रेम के विवाह की नींव के वह किसी भी तूफान का सामना कैसे कर सकता है? कुछ देर रुकने के बाद प्रिया ने मीरा शर्मा को घूर कर देखा। ये सब तुम्हारा दोष है। मेरी माँ अब शिमा आंटी से सचमुच ईर्ष्या करने लगी है। उस पर भूत सवार है, तुम्हें पता है। वह चाहती है कि मैं हर उस आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाऊं जिसे वह देखती है। मीरा शर्मा दंग रह गईं, इसका मुझसे क्या लेना देना? प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा, मैं मानती थी कि मेरी माँ को लगता होगा कि उस आदमी में कुछ गड़बड़ है। अब जब मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ तो मेरी माँ को लगता है कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। इससे वह सचमुच गंजा हो जाएगी। मीरा शर्मा ने आह भरते हुए कहा, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती।
ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी माँ से कह सकती हूँ कि वे आंटी को मना लें। आखिरकार, यदि आप प्यार में पड़ना चाहते हैं तो अनगिनत लोग आपके पीछे पड़े हैं। इतने सारे लोगों के साथ आपको सावधानीपूर्वक चुनाव करना होगा। प्रिया ने स्ट्रॉबेरी खाए और आह भरी। सौभाग्य से मैं चेन्नई में नहीं रहता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं मुंबई वापस जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर मधुर प्रेम कौन नहीं चाहता। उसके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई भावना नहीं है और वह उसे पसंद नहीं कर सकती। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? बच्चे प्लेसमेट पर बैठे और स्ट्रॉबेरी खा रहे थे। अभी भी तितली के बारे में सोच रहा हूँ। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। अगर तितलियाँ नहीं हैं तो हम कुछ छोटे कीड़े ढूंढने जा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हें यूं ही न छुएं, कुछ कीड़े आपके हाथों को काट लेंगे। विहू ने जल्दी से पूछा, क्या दर्द हो रहा है? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, दर्द होगा। राजेश कपूर के घर पर भी कोयले की आग जल रही थी, इसलिए वह भुनी हुई सामग्री लेने के लिए वहां आ गए। मैंने मीरा शर्मा को बच्चों से बात करते सुना। बिना कोई आवाज किए उन्होंने शिशुओं में सुरक्षात्मक बाधा कौशल जोड़ दिया। इस तरह मच्छर उन्हें नहीं काटेंगे। खाना खाने के बाद मीरा शर्मा और प्रिया थोड़ी देर आराम करना चाहती थीं। लेकिन बच्चे साहसिक यात्रा पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। वे बच्चों को अकेले नहीं जाने दे सकते तथा उनकी देखभाल के लिए उन्हें उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। यहाँ केवल राजेश और उसके दोस्त ही नहीं थे, बल्कि अन्य लोग भी डेरा डाले हुए थे। राजेश से कुछ ही दूरी पर 3 लोगों का एक परिवार रहता था। वह एक छोटी बच्ची थी, लगभग 3 या 4 साल की, और उसने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे। मिट्टी खोदने के लिए एक छोटे फावड़े और एक छोटी बाल्टी का प्रयोग करें। बच्चे जमीन पर बैठ गए और छोटे छोटे कीड़े ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें चींटियों के अलावा कुछ नहीं मिला। मीरा शर्मा प्रिया से बातें करते हुए बच्चों की देखभाल कर रही थीं। प्रिया मज़े में घास फूस बीन रही थी। किसे परवाह है? अगर मुझे सही इंसान मिला तो मैं शादी कर लूंगी, अगर नहीं मिला तो मैं बच्चा चुरा लूंगी। मीरा शर्मा ये सुनकर अवाक रह गईं। प्रिया के पिता और विजय शर्मा ने तंबू लगाया। अपने टेंटों को सजाने के बाद हमें ये बहुत दिलचस्प लगा। वे दोनों एक छोटा स्टूल लेकर नदी के पास गए, ये देखने के लिए कि क्या कोई छोटी मछली है। पहली नज़र में ये सचमुच अस्तित्व में है। प्रिया के पिता तेजी से चिल्लाए, पोते पोतियों, जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ छोटी मछलियाँ हैं। लगभग 500 मीटर दूर एक तालाब है जिसमें संभवतः मछलियाँ होंगी। जब बच्चों ने सुना कि वहाँ छोटी मछलियाँ हैं तो वे छोटे घोड़ों की तरह दौड़ पड़े। राजेश कपूर चौंक गए और जल्दी से उनके पीछे चले गए। मीरा शर्मा भी चिंतित थीं और उनके पीछे पीछे चल रही थीं। लता शर्मा ने विजय शर्मा से चिल्लाकर कहा, बच्चे को ध्यान से देखो, ध्यान रखना कि वह पानी में न गिर जाए। प्रिया की माँ भी चिल्लाई, बच्चों पर ध्यान दो। विजय शर्मा ने टट्टुओं को आते देखा और उन्हें रोकने के लिए दौड़े। भागो मत, बस इधर आओ, सावधान रहो। नदी के किनारे की घास रौंदकर नंगी कर दी गई है। विजय शर्मा और प्रिया के पिता ने बच्चों को पानी के पौधों के बीच एक जगह की ओर इशारा करते हुए एक तरफ खड़े होकर देखने को कहा। अपनी आवाज़ धीमी रखो, बहुत जोर से मत बोलो, वरना मछलियां डरकर भाग जाएंगी। जैसे ही उन्होंने शोर सुना वे भाग गए। देखा, वहां एक छोटी सी मछली है। देखो, वो हिल रही है, हिल रही है। बच्चों ने नज़दीक से देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं। विहू चिल्लाया, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। उसके बगल में बैठी रिया ने कहा, अपनी आवाज़ धीमी रखो, वरना तुम यूयू को डराकर भगा दोगी। विहू ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और आंखें चौड़ी कर लीं। मैंने घास में छिपी हुई एक छोटी सी उंगली के आकार की मछली देखी और वह बिजली की तरह तैरकर दूर चली गई। फुफ, ये गायब हो गया। गति इतनी तेज थी कि बच्चे अचेत हो गए। जैसे ही वह बोलने वाले थे, विजय शर्मा ने एक अन्य स्थान की ओर इशारा किया। क्या तुमने देखा? वहां एक और है। चुप रहो, दादाजी देखेंगे कि क्या वे उसे पकड़ सकते हैं। जब बच्चों ने ये सुना तो वे उत्साह से एक दूसरे की ओर देखने लगे। मीरा शर्मा ने तितली जाल सौंप दिया और फुसफुसाया, पिताजी सावधान रहें। विजय शर्मा ने सिर हिलाया, जाल लिया और धारा के दोनों किनारों पर फैल गया। मछली पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ।
एक एक करके बच्चों को देखना बेहद रोमांचक था। विजय शर्मा ने दांत पीसते हुए अविश्वसनीय तेजी से काम किया, लेकिन अंत में इंटरनेट पर कुछ भी नहीं था। बच्चे बहुत निराश हुए। विजय शर्मा ने ये देखा और जल्दी से कहा, वे बहुत तेज भाग रहे हैं, दादाजी कुछ नहीं कर सकते। मीरा शर्मा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है, अभी उस छोटी मछली को देखो, वह पलक झपकते ही गायब हो गई। हमारे लिए उन्हें इतनी तेजी से पकड़ना कठिन है। बच्चों ने सिर हिलाया और इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। मैं बस धारा को घूरता रहा, इस उम्मीद में कि कोई छोटी मछली आएगी। राजेश कपूर की दृष्टि बहुत अच्छी है और उन्होंने तुरंत पानी में घास के नीचे एक चट्टान के पास दो छोटी मछलियां देखीं। सियान मछली का शरीर लगभग पत्थर में मिल जाता है। राजेश कपूर ने विजय शर्मा को इशारा किया कि वह जाल से बचकर आया हुआ पक्षी उन्हें दे दे। जब बच्चों ने ये देखा तो वे चमकती आंखों और उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखने लगे। राजेश ने उन्हें कुछ न बोलने का संकेत दिया और बच्चों ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। राजेश कपूर की लंबाई लगभग 1.8 मीटर है, इसलिए उनके लिए नदी पार करना आसान है। उसने जाल उठाया और बिजली की गति से पलक झपकते ही मछली जाल में आ गई। बच्चे खुशी से नाचने लगे और राजेश के प्रति अपनी प्रशंसा प्रकट करने लगे। पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। पिताजी बहुत बढ़िया हैं। तुम दादाजी से बेहतर हो, जिन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। राजेश कपूर ने दोनों मछलियों को एक छोटी बाल्टी में डाला और कहा, पिताजी देख लीजिए कि और मछलियां तो नहीं हैं। 4 बच्चों के लिए 2 मछलियां पर्याप्त नहीं हैं। विजय शर्मा मुस्कुराए और बोले, युवा लोग अभी भी अद्भुत हैं। यहाँ लता शर्मा और प्रिया की मां ने बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। लता शर्मा ने याद करते हुए कहा, आखिरी बार हमने बारबेक्यू कब खाया था? प्रिया की मां ने याद करते हुए कहा, मैंने कम से कम 2 साल से बारबेक्यू नहीं खाया है। लता शर्मा ने याद किया। वास्तव में मीरा शर्मा के जाने के बाद उन्होंने कभी भी बारबेक्यू नहीं खाया। अपनी बेटी को भी इस मस्ती में शामिल होते देख प्रिया की मां शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। आपने कहा कि राजेश ने बच्चे को खुश करने के लिए मछली पकड़ी। आपने कहा कि वह इतना बड़ा आदमी है, फिर भी वह अभी भी इतना ऊर्जावान है। लता शर्मा ने अपना सिर घुमाया और पाया कि उनकी बेटी प्रिया से भी ज्यादा खुश होकर हंस रही थी, लगभग एक बच्चे की तरह। फिर उसने कहा, लड़कियों, थोड़ा सा नखरेबाज होना बेहतर है। सब कुछ जानते हुए भी अधिक सोचना अच्छी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन में एक बार सोचो, इसे ज्यादा मत बढ़ाओ, वरना इसका उल्टा असर होगा। लता शर्मा झुकी और फुसफुसाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिया को मत बताना। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? लता शर्मा अवाक रह गईं। मैंने बहुत धीरे से बात की, लेकिन फिर भी उसने सुन लिया। लता शर्मा ने पाया कि उनके चिकन विंग्स थोड़े अधिक पक गए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से उन्हें पलट दिया। इस पल नाले से बच्चों और उनकी बेटियों की रोने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा है कि राजेश ने एक और मछली पकड़ ली है। लता शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं जल गई हूँ? प्रिया की मां ने सिर घुमाकर देखा, ये लगभग जल गया है, लेकिन चलो इसे जलते हुए ही खा लेते हैं। लता शर्मा एक पल के लिए हिचकिचाई, राजेश कपूर, जल्दी आओ, ये फेल होने वाला है। प्रिया की मां, एक योग्य दामाद का होना बहुत अच्छी बात है। राजेश कपूर ने फिर से नदी में विभिन्न आकार की कई छोटी मछलियां पकड़ीं। बच्चे राजेश को बहुत पसंद करते हैं और सोचते हैं कि वह एक हीरो है, कुछ भी करने में सक्षम। राजेश कपूर ने अभी अपना काम खत्म ही किया था कि तभी उन्होंने लता शर्मा को पुकारते सुना। वह दौड़कर गया और पाया कि चिकन के पंख जलने वाले थे, इसलिए वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे, राजेश ने 2 ग्रिल खरीदे, एक शाकाहारी व्यंजन और एक ग्रिल्ड सरसों का साग। प्रिया की मां मदद कर रही थी, लेकिन लता शर्मा मदद करने में असमर्थ थी और यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे भगा दिया क्योंकि वह उसे नापसंद करती थी। क्या होगा अगर मुझे डर हो कि वह ग्रिल को उड़ा देगी? लता शर्मा अपने छोटे पोते के साथ चलते हुए कुछ गुनगुना रही थीं। मीरा शर्मा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए आकर मदद की और कहा, प्रिय, आपके बेकिंग से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। राजेश कपूर ने उसे ताज़ी भुनी हुई फूलगोभी का एक गुच्छा दिया और कहा, इसे चख कर देखो कि इसका स्वाद कैसा है।
मीरा शर्मा ने इसे एक बार देखा और तुरंत इसकी प्रशंसा करने लगीं। प्रिय, तुम जो पकाते हो वह बहुत स्वादिष्ट है। यह इतना स्वादिष्ट कैसे है? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, जाओ और मज़े करो। जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। स्वर एक बच्चे को मनाने जैसा है। नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। बारबेक्यू का सबसे बड़ा आनंद उसे खुद पकाना और खुद खाना है। मीरा शर्मा ने खुशी खुशी अपनी पसंदीदा सामग्री निकाली और खुद को खिलाया। शाकाहारी व्यंजन जल्दी से पका दिए गए और राजेश कपूर ने उन्हें आकर खाने के लिए कहा, अन्यथा ये ठंडा हो जाएगा और इसका स्वाद भी अच्छा नहीं रहेगा। विजय शर्मा और प्रिया के पिता छोटे स्टूल पर बैठे थे, बच्चे की देखभाल करते हुए, बातें करते हुए। बगल में तंबू लगाया गया है और पिताजी बारबेक्यू बना रहे हैं। माँ अपनी बेटी के साथ आए और बच्चों का स्वागत किया। ये बच्चा बहुत प्यारा, विनम्र और समझदार है। क्या मैं इसे आपके साथ देख सकता हूँ? बच्चों ने ऊपर देखा तो पाया कि यह एक सुंदर छोटी बच्ची थी। बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं थी और मैंने तुरंत सहमति दे दी। युवती नीचे बैठ गई और छोटी बाल्टी को देखने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। वाह, आपके पास तो इतनी सारी छोटी मछलियां हैं। क्या आपने उन सभी को नदी में पकड़ा? विहू ने गर्व से कहा, पिताजी ने इसे पकड़ लिया। उन्होंने जाल का इस्तेमाल किया और कुछ ही देर में इसे पकड़ लिया। तनु ने विजय शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे दादाजी ने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे एक भी नहीं पकड़ सके। अवि ने गर्व से कहा, हमारे पिताजी सबसे अच्छे हैं। रिया ने सिर हिलाया और उसके सिर पर छोटी छोटी गेंदें आगे पीछे हिलने लगीं, जो बहुत प्यारा था। छोटी लड़की की मां ने कहा, नन्नन, तुम अपने भाई बहनों के साथ खेलो, जबकि मम्मी पापा की मदद करती हैं, ठीक है? नन्नन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, ठीक है माँ। माँ ने मुझे फिर से चेतावनी दी, अपने छोटे भाई बहनों को तंग मत करो। अब तुम बड़ी बहन हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा समझदार होने की जरूरत है। समझ रही हो? नन्नन ने हमेशा की तरह आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, मुझे पता है। उसने ये भी आग्रह किया, माँ जाओ और अपना काम करो, मैं यहीं हूँ। नन्नन की माँ थोड़ी चिंतित है। विजय शर्मा और प्रिया के पिता मुस्कुराए और बोले, आगे बढ़ो और अपना काम करो। हम तुम्हारे लिए बच्चे पर नजर रखेंगे। माँ कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराए और बोली, आप दोनों को धन्यवाद। ये तो एक छोटा सा प्रयास है, धन्यवाद नहीं। फिर भी नन्नन की माँ हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखती थी। वापस जाने के बाद उसने अपने पति से कुछ कहा और फिर वापस आ गई। मुझे लगता है कि वह अभी भी अपने बच्चे के बारे में चिंतित है। विजय शर्मा ने पास ही एक छोटे से स्टूल की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ स्टूल रखे हैं, कृपया एक स्टूल हटाकर बैठ जाए। नन्नन की माँ एक छोटा स्टूल लेकर आई और अपनी बेटी के पास बैठ गईं। पहले तो उसने यह नहीं देखा कि बच्चे कैसे दिखते हैं और उसने सोचा कि वे विभिन्न परिवारों के बच्चे हैं। पहली नज़र में तो सभी बच्चे कुछ हद तक एक जैसे दिखते हैं। अचानक आश्चर्य से पूछा, क्या वे चौगुने हैं? विजय शर्मा ने सिर हिलाया। नन्नन की माँ ने फिर पूछा, उसकी उम्र क्या है? वह 1.5 महीने से लगभग 1 महीने दूर है। नन्नन की माँ हैरान थी, वह बहुत अच्छी लग रही है, वह 1.5 साल की बच्ची जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। विजय शर्मा ने पूछा, आपकी बेटी कहाँ है? मैं अब 5 साल का हूँ और मध्यम वर्ग में हूँ। नन्नन ने छोटी बाल्टी में मछलियों को देखा और सुझाव दिया, हम एक गड्ढा खोद सकते हैं और उसमें सभी मछलियों को डाल सकते हैं। जब बच्चों ने ये सुना तो उन्हें ये दिलचस्प लगा और वे तुरंत सहमत हो गए। पांचों बच्चों ने एक जगह चुनने का नाटक किया और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। इस बार मैं अपने साथ एक छोटी बाल्टी और एक छोटा फावड़ा लाया था। उनमें से प्रत्येक ने अपना अपना गड्ढा खोदा और उसमें मछलियां पालीं। अवि सबसे मजबूत है और कड़ी मेहनत करने वाला है। एक जगह ढूंढो और खुदाई शुरू करो। अन्य बच्चों ने अभी अभी खुदाई शुरू की थी, लेकिन वह पहले ही थोड़ा बहुत खुदाई कर चुका था। तनु और रिया की ताकत सबसे कम है, इसलिए वे सबसे धीमी गति से खुदाई करती हैं। वे दोनों लगभग एक ही स्तर पर हैं। नन्नन की माँ ने अपनी बेटी को याद दिलाया, ज़्यादा गहराई तक खोदो ताकि छोटी मछलियाँ बाहर न तराएं। बच्चों को लगा कि यह बात सही है। आइए थोड़ा गहराई से जानें। यहाँ
सब कुछ लगभग भूनने का काम पूरा हो चुका है और राजेश कपूर प्रत्येक को थोड़ा थोड़ा बांट रहे हैं। विजय शर्मा और प्रिया के पिता के लिए कुछ ले आओ। जब नन्नन की मां ने राजेश को देखा तो सबसे पहले उनके मन में यही ख्याल आया, यह आदमी कितना सुंदर है। आखिरकार मैं तो दिखावे का दीवाना हूँ। हेलो। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, सामान नीचे रखा और चले गए। विजय शर्मा मुस्कुराए और बोले, नन्नन माँ आप भी ले सकती हैं। मेरा दामाद बहुत अच्छा खाना बनाता है। नन्नन की मां ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरे पिता ने पहले ही इसे स्वयं पकाना शुरू कर दिया है। नन्नन सबसे बड़ी थीं और बहुत तेजी से खुदाई करती थीं। तार्किक रूप से उन्हें पहले होना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से अवि प्रथम स्थान पर आया। उसने एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और पूछा, दादाजी क्या ये ठीक है? विजय शर्मा ने एक नज़र डाली और कहा, ये ठीक है। तो अवि को सबसे पहले 2 छोटी मछलियां मिलीं। आओ दादाजी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन पहले हमें इसमें थोड़ा पानी डालना होगा ताकि छोटी मछलियां जीवित रह सकें। छोटी मछली पानी के बिना कैसे जीवित रह सकती है? विजय शर्मा ने एक अन्य छोटी बाल्टी से पानी निकाला और गड्ढे में डाल दिया। अवि को 2 और छोटी मछलियां दो। अवि इतना खुश हुआ कि चिल्लाया, पापा, मम्मी, दादी, चाची, सास, मेरे पास एक छोटी मछली है। जिन लोगों को बुलाया गया था उन्होंने एक एक करके खुशी खुशी जवाब दिया। अवि को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है और वह धड़ाम से दौड़ा। माँ, मेरी छोटी मछलियों को देखने जाओ। अवि ने उन्हें खुद पाला है। मीरा शर्मा ने जल्दी से मांस का आखिरी निवाला अपने मुंह में डाला और हड्डियों और मांस सहित उसे खत्म कर दिया। ठीक है, चलो साथ मिलकर देखते हैं। अवि ने राजेश कपूर की तरफ देखा और कहा, डैडी बाऊ भी आ रहे हैं। तुम दोनों साथ में देख सकते हो। जाने से पहले राजेश ने एन परिवार की मां और बेटी को याद दिलाया कि वे भोजन को जलने से बचाने के लिए उसे बार बार पलटते रहें। दंपति अवि के छोटे मछली तालाब की ओर चल पड़े। गंदे पानी में 2 मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। अवि ने गर्व से कहा, माँ और पिताजी, क्या अवि अद्भुत नहीं है? दंपति ने अवि की खूब प्रशंसा की। बुरा नहीं, बुरा नहीं, अवि महान है। तो फिर चलो इन 2 छोटी मछलियों को पालते हैं, ठीक है? अवि ने सिर हिलाया, मैंने उनका नाम रखा है। दंपति ने उत्सुकता से पूछा, उनके नाम क्या हैं? अवि ने मुस्कुराते हुए कहा, रैम्बो और मिट्ठू। क्या यह उनके कुत्ते और बिल्ली का नाम नहीं है? फिर भी दंपति को लगा कि यह नाम अच्छा है। दूसरा स्थान नन्नन है, लेकिन नन्नन में कोई मछली नहीं है। उसने दूसरे बच्चों से उनकी राय पूछी, क्या तुम मुझे एक मछली दे सकते हो? छोटी सी भी मछली ठीक रहेगी। विहू ने कड़ी मेहनत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस एक ले लो। तनु को कोई आपत्ति नहीं थी, जरूर। अंततः नन्नन की मां ने एक छोटी मछली पकड़ी। नन्नन बहुत खुश हुआ, धन्यवाद। विजय शर्मा मुस्कुराए और बोले, आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। वे बहुत विनम्र हैं। नन्नन की मां ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, आखिरकार वह मध्यम वर्ग में है, वह पहले से ही थोड़ा वयस्क है। इसके बाद 4 खजाने हैं। विहू कौन है? अधिकांश लोग जो अपना काम स्वयं कर सकते हैं, वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। एक बाल्टी ले जाओ और खुद पानी लाओ। राजेश कपूर जल्दी से पीछे आए, बेटा क्या तुम अकेले जा रहे हो? विहू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये बहुत खतरनाक है, आपको किसी वयस्क को बुलाना होगा। विहू की उलझन भरी आंखों को देखते हुए राजेश कपूर की अपने बेटे के बारे में समझ के आधार पर उन्होंने कुछ गलत समझा होगा। विहू का छोटा सा हाथ पकड़े हुए हम नदी के पास आ गए। राजेश कपूर ने उनसे कहा, यह बहुत गहरा है, तुम्हें पता है? बहुत गहरा। विहू आश्चर्यचकित था। इस धारा का पानी साफ है, जिससे बच्चों को यह भ्रम होता है कि पानी उथला है। राजेश कपूर ने इधर उधर देखा तो उन्हें पास में एक शाखा दिखाई दी। आओ पिताजी, तुम्हें नाप लें और तुम्हें पता चल जाएगा। एक छोटी शाखा के साथ इसका परीक्षण करें। जब विहू ने देखा कि छोटी शाखाएं नदी में विलीन हो गई हैं, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राजेश ने इस मौके का फायदा उठाते हुए विहू से कहा, भविष्य में जो भी करना चाहो मम्मी पापा को बता देना, ठीक है? विहू ने सिर हिलाया, समझ गया।
राजेश कपूर ने छोटी बाल्टी में पानी भरा और विहू को वापस ले गए। विहू के लिए छोटे तालाब में 2 छोटी मछलियां भी पाली गईं। चारों खजांची बहुत खुश हैं। राजेश कपूर पीछे मुड़े और 2 छोटी बाल्टियां ले आए। अवी को खोदकर बाहर निकाल लिया गया है। तनु ने बताया कि उसे कोई जल्दी नहीं थी और वह धीरे धीरे और आराम से खुदाई करता रहा। रिया इतनी चिंतित थी कि वह लगभग रो पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना सिर नीचे कर लिया और जोर से खोदने लगी। मीरा शर्मा पास आई और धीरे से पूछा, रिया, क्या हुआ? रिया ज्यादा ताकतवर नहीं है और उसे एक छोटा सा गड्ढा खोदने में आधा दिन लग गया। उसे चिंता क्यों नहीं होगी? रिया शिकायत से फूट फूट कर रोने लगी। यह एक परी के आंसू बहाने जैसा है। माँ, मैं बहुत देर से खुदाई कर रहा हूँ। मीरा शर्मा ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि माँ आपकी मदद करें? रिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। मीरा शर्मा की मदद से उन्होंने कुछ ही सेकंड में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। रिया ने रोना बंद कर दिया और खुशी से मुस्कुराने लगी। धन्यवाद माँ, आप सबसे अच्छी हैं। राजेश कपूर आए और छोटे से तालाब को पानी से भर दिया और उसमें रिया के लिए 2 छोटी मछलियां डाल दीं। रिया बहुत खुश थी। तनु न तो जल्दी में था और न ही धीमा, वह बिना कुछ बोले बस खुदाई करता रहा। मीरा शर्मा और राजेश कपूर का दिल टूट गया। तनु बहुत ही सावधानी से काम करती है और काम को बहुत धीरे करती है, इसलिए उसे और भी अधिक समय लगता है। राजेश कपूर ने धीरे से पूछा, तनु, क्या तुम चाहती हो कि पापा तुम्हारी मदद करें? तनु ने सिर हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं पापा, तनु ये काम खुद कर सकता है। राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और खड़े हो गए, तब तो पिताजी व्यस्त हो जाएंगे। तनु ने सिर हिलाया। चारों शिशुओं के साथ कुछ समय बिताने के बाद उनका व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है। नन्नन की मां ने मीरा शर्मा का अभिवादन किया, नमस्ते, यह मेरी बेटी नन्नन है और मैं इसकी मां हूं। मीरा शर्मा हल्के से मुस्कुराए, हेलो। नन्नन की मां हैरान और प्रभावित हुई। तुम वाकई कमाल हो। जब तुम इन्हें उठा रही थी तो बहुत मुश्किल हुई होगी। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, सब ठीक है। जब हम यहाँ बातचीत कर रहे थे, राजेश कपूर बारबेक्यू का दूसरा दौर समाप्त कर चुके थे। ठीक है, आओ और खाओ। मीरा शर्मा ने अपनी बेटी की मां से उनके साथ खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उनकी मां ने मना कर दिया। मेरे पति बेकिंग कर रहे हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे तो वहां मौजूद लोगों ने उनसे वापस जाकर बारबेक्यू खाने को कहा। मीरा शर्मा बोली, तुम जाकर खाना खाओ, बच्चे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ठीक है। राजेश कपूर मीरा शर्मा के कुछ पसंदीदा खाद्य पदार्थ ले गए। दोनों ने बच्चे की देखभाल करते हुए खाना खाया। क्या यह मसालेदार है? ये ठीक है, बस थोड़ा मसालेदार है, लेकिन मेरी सहनशीलता सीमा के भीतर है। पहले मीरा शर्मा मसालेदार खाना खा सकती थीं। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ, मैं हल्का भोजन खा रही हूँ। जन्म देने के बाद आपको अपने बच्चे को दूध पिलाने की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको हल्का भोजन भी खाना चाहिए। कुल मिलाकर शिशु को लगभग 8 महीने की उम्र में दूध छुड़ा दिया जाता है। जब मीरा शर्मा ने दोबारा मिर्च को छुआ तो उन्हें पता चला कि वह, जो मसालेदार भोजन की शौकीन थी, अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। सौभाग्य से राजेश एक अच्छा खाना पकाने वाला व्यक्ति है और उसने धीरे धीरे मीरा शर्मा को मसालेदार भोजन खाना शुरू करवा दिया। ये हमेशा से उसके नियंत्रण में रहा है। जब तक राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने खाना खत्म किया, तब तक 4 या 5 बज चुके थे। राजेश ने अपने साथ लाए रतालू के दलिया को टिन की पन्नी से ढके एक छोटे विस्फोट रोधी कटोरे में गर्म किया। बच्चों, अब खाने का समय हो गया है। मीरा शर्मा बच्चों को हाथ मुंह धुलवाने ले गईं और नन्नन की मां को याद दिलाया। माँ, कृपया बच्चे का ध्यान रखना, नन्नन की मां ने जवाब दिया। मीरा शर्मा बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाहर ले गईं। बच्चों के भोजन समाप्त करने के बाद नन्नन की मां सभी के लिए बारबेक्यू लेकर आईं। यह मेरे बच्चे नन्नन ने बनाया है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसे चख कर देखिए। उन्होंने मूलतः 2 लोगों के लिए तैयारी की थी तथा इससे अधिक लोगों के लिए तैयारी नहीं की थी, इसलिए वहां ज़्यादा बारबेक्यू नहीं परोसा गया, बस इसका स्वाद लेने के लिए। लेकिन राजेश कपूर पूरी तरह तैयार थे और उनके पास कुछ बचा भी था। इसे उपहार के रूप में आदान प्रदान किया गया। जब बच्चों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया
तो वे पुनः छोटी मछली को देखने गए। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, राजेश कपूर ने प्रत्येक मच्छरदानी के सामने धुआंरहित मच्छर भगाने वाली कोयल रख दी। मैंने मच्छर भगाने वाली दवा का भी छिड़काव किया। शाम को राजेश कपूर ने उनके लिए अंडा फ्राइड राइस गर्म किया, यहाँ तक कि उसे टिन फॉइल में भी गर्म किया। सब ने एक एक करके बारबेक्यू खाया और पेट भर गया। कुछ ने खाया और कुछ बच गया। इसे अपनी बेटी के घर भेज दिया। इसे उनकी बेटी को दे दो, क्योंकि वे बच्चे के लिए केवल पानी और रोटी लाए थे, जो बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं है। जैसे ही रात हुई, सभी लोग अपने अपने तंबुओं में लौट आए। मीरा शर्मा ने बच्चों के चेहरे और पैर धोने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। बच्चे रजाई पर इधर उधर लुढ़क रहे थे। राजेश कपूर पानी डालकर वापस आए। प्रिय, आज रात जब तुम्हें बाथरूम जाना हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मीरा शर्मा ने शर्माते हुए सिर हिलाया। मीरा शर्मा ने उन्हें कहानियां सुनाईं। आजकल बच्चे पहले से ही कुछ बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं। उदाहरण के लिए, माँ, ये बड़ा दुष्ट भेड़िया इंसानों को क्यों खाता है? क्या वह दूसरे छोटे जानवरों को नहीं खा सकता? कुछ जानवर मांस क्यों खाते हैं? वे घास क्यों नहीं खा सकते? उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि दादी अलग थीं? अगर बेमैक्स माँ बन जाती तो मुझे ज़रूर पता चल जाता। माँ, अगर आप इतने बड़े आदमी को खा लेंगी तो क्या आपका पेट सचमुच बड़ा हो जाएगा? क्या ये फट जाएगा? मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर विनती भरी नज़रों से देखा। वह सचमुच नहीं जानती थी कि कैसे जवाब दे। राजेश कपूर ने हाथ हिलाया और बच्चे गेंदों की तरह लुढ़क गए। राजेश कपूर ने पूछा, क्योंकि कुछ जानवर केवल विशिष्ट खाद्य पदार्थ खाकर ही जीवित रह सकते हैं। क्या होगा अगर हम पत्ते खा लें? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना? हम उनसे अलग हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम सिर्फ खा सकते हैं। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि बड़े बुरे भेड़िए ने दादी को क्यों खाया, तो इसका कारण यह है कि वह बहुत बुरा आदमी है। वह जिसे भी देखता है उसे खा जाता है। शायद उसे लगता है कि यह स्वादिष्ट है, लेकिन क्यों, इसका जवाब पिताजी नहीं दे सकते। राजेश ने बच्चों के प्रश्नों का बहुत धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। अंत में बच्चों के छोटे छोटे नितंबों को थपथपाएं और उन्हें चूमें। मेरे प्यारे बच्चों, अब सोने का समय हो गया है, लेकिन पहले हमें जाकर कुछ मजा करना होगा। अंततः रात हो जाती है और तंबू में लगा सौर ऊर्जा से चलने वाला विद्युत लैंप तंबू के ऊपर लटका दिया जाता है। ये पहली बार था जब बच्चों को तंबू में सोना पड़ा और वे इतने उत्साहित थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बाहर मेंढकों की टर्राहट सुनकर वे अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर स्थिर होकर देखते रहे। पिताजी, बाहर क्या शोर हो रहा है? राजेश कपूर ने जवाब दिया, मेंढकों और कीड़ों की आवाज़ें। तनु ने चिंतित होकर पूछा, क्या वे अंदर घुस आएंगे? ये सुनकर रिया कांप उठी। वह डर गई थी। दोनों विहू बहुत उत्साहित थे और मेंढकों को देखने के लिए उत्सुक थे। राजेश कपूर ने तनु और रिया को दिलासा दिया, डरो मत, वे अंदर नहीं आएंगे। ये टेंट हमारी अच्छी तरह से रक्षा करेगा। सो जाओ, बहुत देर हो गई है। अंततः बच्चे इसे और सहन नहीं कर सके और एक के बाद एक सो गए। राजेश ने लाइटें धीमी कर दीं। जब मैंने पलटकर देखा तो पाया कि मीरा शर्मा थकान के कारण सो गई थीं। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी क्षमताओं को सक्रिय किया और गहरी नींद में सो गया। बच्चे हमेशा आधी रात को घरघराहट करते हैं। बाहर ठंड थी, इसलिए राजेश कपूर ने टेंट के दरवाजे पर 2 छोटे शौचालय रखवा दिए। जब समय आया तो राजेश ने सबसे पहले विहू को जगाया। विहू छोटे शौचालय पर उकड़ू बैठ गया और राजेश कपूर ने उसे गर्म रखने के लिए अपने कोट से ढक दिया। एक एक करके जब उनकी बातें समाप्त हो गईं, तो केवल 3 खजाने ही बचे। ये 5 मिनट में खत्म नहीं होगा। मैंने देखा कि रिया छोटे से शौचालय पर बैठी है। उसने अपना कोट लपेटा हुआ है और राजेश कपूर पर झुकी हुई है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी सो रहा है, लेकिन वास्तव में वह जाग रहा था। मैं अपनी आंखें खोलने के लिए बहुत आलसी हूँ। रिया के रोने के बाद राजेश उसे स्लीपिंग बैग में ले गया। स्लीपिंग बैग काफ़ी गर्म होते हैं, इसलिए बच्चों को ठंड लगने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन राजेश कपूर सुबह जल्दी उठे और उनके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। सुबह के समय अभी भी हल्का कोहरा था और ठंड थी, लेकिन राजेश कपूर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सार और मज्जा साफ हो चुका था,
इसलिए उन्हें इतनी ठंड महसूस नहीं हुई। ग्रिल जलाने के बाद राजेश कपूर ने उस पर अंडा तलने की तैयारी की और वयस्कों ने उसे ब्रेड और दूध के साथ खाया। बच्चों के नाश्ते में बकरी के दूध का पाउडर और घर पर बने उबले हुए बंस शामिल होते हैं। एक बार तैयार हो जाने पर इसे पन्नी में लपेटें और गर्म रखने के लिए ग्रिल पर रख दें। अंततः उन्हें जगाओ। सुबह सुबह नाश्ता कर पाना एक सौभाग्य की बात है। इस समय सूरज धीरे धीरे आसमान में उग रहा था। ऐसा लग रहा है कि आज मौसम अच्छा है और धूप खिली रहेगी। नाश्ते के बाद बच्चे अपने छोटे से तालाब में मछलियों को देखने चले गए। मछली अभी भी जीवित है। उन्होंने विचार विमर्श किया और आज दोपहर वापस जाने का निर्णय लिया। राजेश कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। असल में वह बाहर जाकर बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते थे। नाश्ते के बाद राजेश, मीरा शर्मा और प्रिया बच्चों को टहलने के लिए ले गए। कुछ 100 मीटर आगे एक उथला रेतीला समुद्र तट है जिस पर कुछ कंकड़ और कुछ बड़ी चट्टानें हैं। किसी ने यहाँ एक तिपाई स्थापित की थी और वहाँ जलाऊ लकड़ी के निशान थे। मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ खाना पकाया होगा। अरे बच्चों, यहाँ चट्टानें हैं। धीरे धीरे चलो और गिरने से सावधान रहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि विहू के उड़ते पैर नियंत्रण में नहीं थे। वह स्तब्ध होकर जमीन पर बैठ गया। शायद उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आमतौर पर जब भी कोई दंपति बाहर जाता है तो वह अपने बच्चे को अपने साथ ले जाता है। राजेश हमेशा 3 सबसे शरारती बच्चों का ख्याल रखता है। मीरा शर्मा के विस्मय के साथ जैसे ही विहू बैठा, राजेश कपूर ने अपना सिर घुमाकर देखा। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और विहू को उसके कॉलर के पीछे से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। विहू और भी अधिक उलझन में था। राजेश कपूर ने पूछा, क्या आपको चोट लगी है? विहू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। राजेश कपूर ने अपने बेटे को चेतावनी दी, धीरे चलो। मीरा शर्मा उत्सुकतावश वहां पहुंची और उन्हें एक बहुत ही गोल कंकड़ मिला। उसने एक बच्चे की तरह पूछा, प्रिय, देखो, क्या ये सुंदर नहीं है? राजेश कपूर ने एक नज़र डाली और कहा, यह अच्छा लग रहा है, खासकर गोल। मीरा शर्मा बच्चों के साथ खुशी खुशी खजाने की खोज में निकल पड़ी। पानी के पास के कंकड़ फिसलन भरे थे और राजेश ने बच्चों को वहां से गुजरने नहीं दिया। प्रत्येक बच्चे ने वह कंकड़ उठाया जो उसे सबसे सुंदर लगा। राजेश ने नदी के किनारे कंकड़ धोए, उन्हें सुखाया और बच्चों को लौटा दिया। उन्होंने खुशी खुशी कंकड़ उठा लिए और आगे बढ़ते रहे। आगे कैंपर थे, इसलिए कुछ भी मनोरंजक नहीं था। अचानक मीरा शर्मा ने उत्साहित होकर कहीं इशारा किया, देखो, एक मेढक। बच्चे उस दिशा में देखने लगे जिस ओर उसने इशारा किया था। सचमुच, मैंने एक मेढक देखा। वह एक छोटी सी चट्टान पर संतुष्ट भाव से लेटा हुआ था और कभी कभी टर्राहट भी कर रहा था। बच्चे उत्सुक और उत्साहित थे। वे नीचे बैठ गए और आंखें चौड़ी करके बैठ गए। अचानक तनु चिल्लाई, एक और है, एक और है। बगल में खड़े विहू और अवि उसे रोकने के लिए दौड़े। उसे संकेत दिया कि वह मेढक को डराकर न भगाए। शायद इसलिए कि यहाँ नियमित रूप से बहुत से लोग डेरा डालते हैं। यहाँ के मेढक लोगों से नहीं डरते। पानी में एक मेढक ने अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन उसे देख पाना कठिन था। बच्चों ने मेढक को गौर से देखा। मुझे लगता है कि वह द लिटिल मैंटिस लुकिंग फॉर हर मदर कहानी के बारे में सोच रहे थे। रिया ने राजेश से धीरे से पूछा, पापा, क्या वे अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं? राजेश अपने बच्चों को रचनात्मक विचार रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर बार जब ऐसा होता तो राजेश इससे इनकार नहीं करता, बल्कि इससे सहमत होता। शायद, अवि ने कहा, ये धूप सेंकना भी हो सकता है। तनु बोली, पानी में जो है वह प्यासा होगा और पानी पी रहा होगा। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, ये सब संभव है। मैं लगभग 5 मिनट तक देखता रहा और 2 मेंढकों के चले जाने के बाद ही अनिच्छा से वहां से चला गया। राजेश कपूर ने दूर तक देखा और कहा, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। दादाजी, दादी और चाची को बताओ कि हमने छोटे मेढक को क्या देखा। ठीक है, हम उन्हें वे खूबसूरत चट्टानें भी दिखा सकते हैं जो हमने देखी थी। ठीक है, बच्चों ने एक स्वर में कहा, ठीक है। विहू को आगे आगे चलते, अवि का पीछा करते और उसके साथ खेलते हुए देखना।
राजेश कपूर चिंतित हो गए और उन्होंने चेतावनी दी, बच्चों, धीरे धीरे दौड़ो, सावधान रहो कि गिर न जाओ। राजेश ने दूसरे बच्चे को गोद में लिया है और मीरा शर्मा ने तीसरे बच्चे को गोद में लिया है। वे दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे और उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। भविष्य में हम अधिक बार बाहर जाएंगे ताकि बच्चे प्रकृति प्रेमियों के करीब आ सकें। राजेश कपूर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, चलो बसंत में बाहर चलते हैं। लौटकर बच्चे दौड़कर उन मेंढकों का वर्णन करने लगे जिन्हें उन्होंने देखा था। तनु ने कहा, एक चट्टान पर लेटा हुआ है और दूसरा पानी में है। उसने गर्व से कहा, उन्होंने इसे नहीं देखा, केवल मैंने इसे पानी में देखा। अवि ने कहा, उनमें से एक पापा हैं और दूसरी मम्मी। बच्चे के उन्हें ढूंढने का इंतजार करो। तनु ने अपनी असहमति व्यक्त की। शायद वे मौज मस्ती के लिए बाहर आए हों। विहू ने भी कहा, शायद उसे भी प्यास लगी होगी। अतीत में रिया कभी भी ऐसी चीजों के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी। अपनी बात कहने से पहले उनके बोलने का इंतजार करें। रिया विजय शर्मा की बाहों में थी और जब विजय ने उनकी सारी बातें सुन लीं, तभी उसने आज्ञाकारी ढंग से कुछ कहा, वे सभी हरे और बदसूरत हैं। पिताजी ने कहा कि वे अच्छे हैं क्योंकि वे मच्छरों को खाते हैं, इसलिए वे हमें नहीं काटेंगे। कुछ देर रुकने के बाद भी रिया को इसे स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन वे अभी भी बदसूरत हैं, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता। रिया को सबसे ज्यादा पसंद वे चीजें हैं जो उत्तम और सुंदर हों। तनु एक तरफ खड़ी हो गई और बोली, मेढक की आंखें बहुत बड़ी हैं और पिताजी ने कहा कि उसकी जीभ बहुत लंबी है। वयस्कों ने स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशंसा की। छोटे मेढक के बारे में बात करने के बाद बच्चों को याद आया कि उन्होंने अभी तक पत्थर का उल्लेख नहीं किया था। एक एक करके उन्होंने पत्थरों को पकड़ा और उन्हें खजाने की तरह बाहर निकाला। विहू को एक पत्थर मिला जो राक्षस जैसा दिखता था और उसने उसे दिखाया। ये राक्षस का मुंह है, ये राक्षस का पैर है और यह राक्षस की पूंछ है। खैर, ये गलत लगता है, लेकिन विहू ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह अजीब आकार का पत्थर वास्तव में एक राक्षस जैसा दिखता है। अवि को एक सेब मिला। इसमें किसी राक्षस की कोई अमूर्त छवि नहीं है, लेकिन आप निश्चित रूप से एक सेब का आकार पहचान सकते हैं। अवि, ये तो बहुत पतला है, ऐसा अवि ने कहा। ये है एप्पल चिप्स। खैर, यही हुआ। अवि को जो मिला उससे वह संतुष्ट नहीं था और उसने खोज जारी रखी। जल्द ही उन्हें एक और लंबा पत्थर मिला जो अजीब आकार का था और हल्का नहीं था। जब अवि दौड़कर उसे परिचय देने आया तो वह घुरघुरा रहा था। यह एक ट्रांसफॉर्मर है। सब लोग, हे दोस्तों, ये थोड़ा अधिक अमूर्त है। उन्हें ट्रांसफॉर्मर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन अवि ने इशारा किया, ये ट्रांसफॉर्मर्स का सिर है, इसका पेट है, ये इसके हाथ हैं, ये इसके पैर हैं। सब लोग, खैर, अपनी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए, ये कुछ ऐसा ही है। तनु को एक छोटा खरगोश मिला। पुनर्स्थापना का स्तर काफी ऊंचा है और तनु को इसका परिचय देते ही पता चल जाएगा। और रिया को एक पिता मिल गया। सब लोग, वह अभी भी अजीब दिखता है और राजेश जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। रिया ने कहा, क्योंकि यह चमक रहा है और बिल्कुल डैडी जैसा दिखता है। सब लोग, ये स्पष्टीकरण बिल्कुल अद्भुत है। लगभग दोपहर हो गई है। खाना पकाने का समय हो गया है। राजेश ने बच्चों के छोटे छोटे फावड़ों से मिट्टी का एक टुकड़ा खोदा और फिर एक त्रिकोणीय आधार बनाया। 20 सेमी से अधिक व्यास वाला एक छोटा बर्तन लें और उसमें चावल और दलिया पकाएं। जब वह अपना चौथा टेंट खरीदने गया तो मालिक ने उसे उपहार स्वरूप एक बर्तन दिया। इसके अलावा उन्हें अग्निरोधी त्रिकोणीय स्टैंड भी दें। बीच में एक विभाजन है, बर्तन को ऊपर रखा जा सकता है और खाना पकाने के लिए नीचे आग को गर्म किया जा सकता है। राजेश कपूर ने उन्हें केवल कुछ चीजें हटाने को कहा था और उन्हें नहीं पता था कि वे क्या हैं। ये गमला कई दूसरी चीजों के साथ रखा हुआ था। राजेश कपूर ने कहा कि वह इसे खुद संभाल लेंगे और किसी ने इसे छुआ तक नहीं। प्रिया ने कहा, कितना दिलचस्प है। इस बार राजेश ने मिश्रित दलिया बनाया जिसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा था। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है जिससे इसे खाने पर विशेष सुगंध आती है। राजेश कपूर ने शकरकंद और मक्का को भी टिन फॉइल में लपेटा।
मैंने कुछ शकरकंद और मक्के भून लिए ताकि दलिया बनाने के बाद मैं उन्हें खा सकूं। बच्चों का भोजन हल्का है, इसलिए पहले उन्हें थोड़ा सा खिलाएं। वयस्कों को इसका स्वाद अधिक तीखा पसंद होता है, इसलिए मैंने इसमें उनके द्वारा बनाई गई चटनी डाल दी। अचानक हवा में सुगंध भर गई। इसकी गंध विशेष रूप से स्वादिष्ट थी और रंग भी सुंदर था। राजेश कपूर ने भी अपनी बेटी के लिए एक कटोरा भरा और मीरा शर्मा को उसे लेने के लिए कहा। नंदन की मां ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें देखो, कैंपिंग कुछ ऐसी ही होती है। उनका मूर्ख लड़का एक ग्रिल और अन्य चीजें ले आया। भरपेट खाना खाने के बाद राजेश और मीरा शर्मा बच्चों को वहां के छोटे से जंगल में घुमाने ले गए। प्रिया भी पीछे पीछे आई। जो बच्चे हमेशा शहर में रहते हैं वे बड़े पेड़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। ये भी बड़ा है। रिया को एक बहुत छोटा सा पौधा मिला और वह उसके पास बैठ गया और सिर झुकाकर उसे देखने लगा। उसने अपने भाई बहनों को पुकारा, यहाँ एक छोटा सा पेड़ है। उन्होंने उस छोटे से पेड़ के बच्चे को घेर लिया। तनु ने चेहरे पर प्यारी और मासूमियत भरी नजर लाते हुए पूछा, छोटे पेड़ बच्चे, तुम कितने साल के हो? विहू ने पास के दो बड़े पेड़ों की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या वे तुम्हारे माता पिता हैं? अवि ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अवि है। रिया मुस्कुराई और धीरे से बोली, अच्छे से बड़े हो जाओ और हम बाद में फिर से तुमसे मिलने आएंगे। जब प्रिया ने ये देखा तो वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। बच्चे बहुत मासूम और प्यारे होते हैं। मैं सचमुच एक बच्चा चाहती हूँ। ये निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। जैसे ही वह चला, रिया को एक और छोटा लाल फूल मिला और वह उसे तोड़ने के लिए दौड़ी। माँ, माँ। रिया का नाम मीरा शर्मा था और उसने उसे नीचे झुकने का इशारा किया। मीरा शर्मा ने छोटे लाल फूल को देखा और मुस्कुराते हुए नीचे झुकी, क्या ये फूल माँ के लिए है? रिया ने मीरा शर्मा के बालों में फूल लगा दिए। माँ बहुत सुंदर है। मीरा शर्मा ने उसे चूमा, धन्यवाद बेबी। प्रिया आए और पूछा, बेबी तुम्हारी चाची के पास ये क्यों नहीं है? रिया ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा और उसे एक छोटा सा फूल दिखाई दिया जो डेज़ी जैसा दिख रहा था। ये लगभग एक नाखून के आकार का था और रिया ने इसे फाड़कर अनलान पर लगा दिया। प्रिया बहुत खुश हुई। हालांकि मेरे अपने कोई बच्चे नहीं हैं, फिर भी मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के बच्चों के साथ खेलता हूँ। इसका जिक्र मत करो, ये बहुत अच्छा लगता है। प्रिया ने घमंड से पूछा, बेबी तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं सुंदर हूँ? रिया ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी माँ सबसे सुंदर है। प्रिया को इसकी परवाह नहीं थी। हर बच्चे के लिए माँ एक आदर्श महिला का पर्याय है। कोई भी महिला उनकी जगह नहीं ले सकती। 100 मीटर से अधिक आगे चलते रहें और आपको अंत दिखाई देगा। अचानक ऊपर से एक चिड़िया की चीख सुनाई दी और सभी ने ऊपर देखा। तभी मैंने एक छोटे से पक्षी को हरी भरी शाखाओं और पत्तियों वाले एक बड़े पेड़ पर उतरते देखा और फिर वह पुनः उड़ गया। प्रिया ने अचानक कहीं इशारा करके कहा, देखो वहां एक चिड़िया का घोंसला है। शिशुओं ने जल्दी से खोज की और कामना की कि उनकी आंखें एक्सरे में बदल जाएं। तनु तुरंत एक छोटी बंदर में बदल गई और राजेश कपूर के पैरों के साथ रेंगने लगी। राजेश कपूर ने उसे उठाया और उसे दिखाया। तनु ने उत्साहित होकर पूछा, मैंने देखा। पिताजी, क्या वहाँ कोई छोटी चिड़ियाँ हैं? क्या वहाँ कोई अंडे हैं? बच्चों को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता होती है। वे सचमुच जानना चाहते हैं कि अंदर चूजे या अंडे तो नहीं हैं। अभी पक्षियों के प्रजनन का मौसम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चिड़िया के घोंसले में कोई है। प्रिया ने उसके हाथ सहलाए, हंसी और पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। अगर हम जाकर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ कोई पक्षी के अंडे या चूजे हैं या नहीं। मीरा शर्मा चौंकी, तुम पेड़ पर चढ़ना चाहते हो? प्रिया, जो पहले से ही सीढ़ी पर चढ़ रही थी, उत्साहित होकर बोली, जरूर। मीरा शर्मा चिंतित दिखी, सावधान, गिर मत जाना। प्रिया आत्मविश्वास से भरी हुई थी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। प्रिया इस समय मुस्कुरा रही थी और अपने बेढंगे अंगों से ऊपर चढ़ रही थी। मुझे तो हंसी आ रही है। क्या हो रहा है? मीरा शर्मा ने अपनी हंसी रोकने के लिए अपना मुंह ढक लिया और चुपके से इस दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया। प्रिया ने आज जूते पहने हैं ताकि वे फिसले नहीं।
लेकिन वह वहीं खड़ी रही, बिना हिले। सभी बच्चों ने उसका उत्साहवर्धन किया। आंटी, आप सबसे अच्छी हैं, आप अद्भुत हैं। आंटी, आइए आइए। उन्होंने एक साथ नारे लगाए। चलो आंटी, चलो आंटी। हालांकि 1 मीटर से भी कम ऊंचाई पर चढ़ने के बाद प्रिया के पास नीचे फिसलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एम्मा, मैं जा रहा हूँ। बच्चों के निराश चेहरे को देखकर प्रिया को लगा कि वह बेकार हो गई है। बच्चों को बहलाते हुए कहा, दुखी मत हो, चाची से बस एक गलती हो गई, इस बार तुम जरूर ऊपर चढ़ पाओगे। उसकी छाती थपथपाते हुए प्रिया बहुत गर्वित दिख रही थी। आंटी पर विश्वास करो, बस देखो, मीरा शर्मा ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। चलो। प्रिया ने तिरस्कार से कहा, तुम भी मुझे देखते हो, मैं पेड़ों पर चढ़ने में माहिर था। प्रिया जब बच्ची थी तो वह अपने गृहनगर लौट आई थी। एक लड़के की तरह वह पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के घोंसले खोदने और नदी में जाकर मछलियां पकड़ने में माहिर है। प्रिया ने खुद को संभाला, उछलकर पेड़ से लिपट गई। इस बार मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन दुर्भाग्यवश परिणाम अच्छे नहीं रहे। दांत पीसना और गिरने से बचने की कोशिश करना भी बेकार था। बिस्तर, बिस्तर, मैं गिरने वाला हूँ। इस बार भी यह नाकामी ही हाथ लगी। बच्चे तो और भी ज्यादा निराश हुए। प्रिया को और भी अधिक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक कूड़े का टुकड़ा हो। हे भगवान, मैं ऐसे प्यारे बच्चों को कैसे निराश कर सकता हूँ। दुखी मत हो बच्चों, सीमा से 3 गुना अधिक होना हमेशा निश्चित बात है। अगर आंटी और अधिक प्रयास करें तो शायद वह सफल हो सकती हैं। प्रिया ने पेड़ की ओर देखा और गुस्से से बोली, धिक्कार है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मीरा शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कसम मत खाओ। प्रिया ने तुरंत कहा, ओह, ये तो बहुत रोमांचक है। बच्चों, अपनी चाची की नकल मत करो। अपने हाथों को रगड़ते हुए प्रिया ने अपना तीसरा प्रयास शुरू किया। पहले 2 बार की असफलताओं के बाद मैंने अपने अनुभव से सीखा और दूसरी बार काफी तेजी से ऊपर चढ़ गया। बच्चे प्रिया को देख रहे थे और उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। वे बहुत उत्साहित थे, लेकिन प्रिया की ताकत खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह चढ़ती रही। वह मूलतः पेड़ को गले लगाना चाहती थी और अपनी सांसें लेना चाहती थी। हालांकि ब्रेक लेने के बाद जब मैंने दोबारा प्रयास किया तो मुझे थकान महसूस हुई। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और थोड़ा नीचे खिसक गई। उसने आत्मदोष और अपराध बोध की भावना से बच्चों की ओर देखा। खैर, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। यद्यपि बच्चे बहुत निराश थे, फिर भी उन्होंने अनलान को सांत्वना दी। पेड़ बहुत ऊंचा है और मैं बहुत छोटा हूं, मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद चाची। हम बाद में देखेंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऊपर चढ़कर इसे स्वयं देख सकूंगा। इन दिल को छू लेने वाले छोटे प्यारे बच्चों को देखकर प्रिया ने गहरी सांस ली। उन्होंने मौखिक रूप से उसे सांत्वना दी, लेकिन वो लालसा भरी आंखें। राजेश कपूर बिना कुछ बोले खड़े रहे। इस समय वह खड़ा हुआ और बोला, मुझे एक बार कोशिश करके देखने दो। ये सुनकर बच्चों में आशा की किरण जागी। सबने ताली बजाकर राजेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। आओ पिताजी, पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। राजेश कपूर दौड़ने के लिए कुछ कदम पीछे हटे, फिर उनके चेहरे पर तनाव आ गया और वे तेजी से दौड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा बह रही हो जो अपनी अनोखी खुशबू लेकर आ रही हो। मीरा शर्मा, प्रिया और अन्य 4 बच्चों ने राजेश को पेड़ पर चढ़ते देखा। सीधे पेड़ पर चढ़ जाओ। वे सभी दंग रह गए, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजेश और प्रिया के बीच का अंतर बहुत ही तीव्र है। बच्चे प्रशंसा भरी नजरों से राजेश की ओर देखने लगे। उन्होंने पेड़ पर राजेश कपूर की ओर देखा। वाह, मेरे पिताजी बहुत शानदार हैं, सुपरमैन की तरह। क्या पिताजी अभी उड़ गए? पिताजी इतने लंबे हैं, क्या वे गिर जाएंगे? पिताजी, सावधान रहें, नीचे मत गिरें, चोट लग जाएगी। पिताजी, क्या कोई बच्चा पक्षी है? राजेश कपूर मूलतः लंबे थे और प्रिया की तरह उन्होंने भी दीवारों पर चढ़ने जैसे कई काम किए थे। सार और मज्जा को साफ करने के बाद कदम हल्के हो जाते हैं और कूदने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। पेड़ पर चढ़ना आसान है। राजेश कपूर ऊपर चढ़े और चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचे। मुझे 3 सफ़ेद पक्षी के अंडे पाकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फ़ोन निकाला और फिर किताब नीचे सरका दी।
प्रिया ने आह भरते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि मिस्टर कपूर इतने अच्छे पेड़ पर चढ़ते हैं तो मैं हार मान लेती और तुम्हें आने देती। बच्चे चारों ओर इकट्ठा हो गए और एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगे। राजेश वीडियो चलाता है। बच्चा बहुत खुश था। मीरा शर्मा और प्रिया बहुत हैरान हुईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां सचमुच चिड़ियों के अंडे होंगे। वापस आते समय बच्चे लगातार सवाल पूछते रहे। मैंने यह वीडियो अपनी बेटी के साथ भी साझा किया। फिर उन्होंने अपने पिता की दीवार चढ़ने की कुशलता का विस्तृत वर्णन किया। प्रिया का शरीर लकड़ी के टुकड़ों से ढका हुआ था और उसने हल्के रंग का स्वेटर पहना हुआ था। बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। जब प्रिया की मां ने ये देखा तो वह क्रोधित हो गई और पूछा, तुम ऐसी क्यों हो गई हो? क्या तुम गिर गए? तुम तो वयस्क हो चुके हो, तुम बिना देखे कैसे चल सकते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? इस समय विहू ने कुछ कहा। चाची पेड़ पर चढ़ रही हैं। प्रिया की मां की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम पेड़ पर चढ़ गए थे? देखो तुम क्या कर सकते हो। तुम इतने बड़े आदमी हो और फिर भी पेड़ पर चढ़ रहे हो। तनु ने आगे कहा, मैं कई बार चढ़ी लेकिन मैं ऊपर नहीं उठ सकी। प्रिया की मां बहुत निराश थी कि वह कोई अच्छा रिश्ता नहीं बना पाए। देखो तुम पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकती। कितना समय बर्बाद कर रही हो। मुझे याद है जब तुम छोटे थे तो पेड़ों पर चढ़ सकते थे। इस समय प्रिया ने पूछा। सामान समेटने के बाद अब वापस जाने का समय हो गया है। बच्चे पकड़ी गई छोटी मछलियों को वापस नदी में डाल देते हैं। मीरा शर्मा का दिल पसीज गया। ठीक है, चलो उन्हें घर जाने देते हैं। तुम्हें पता है वे छोटे जानवरों को बहुत पसंद करते हैं और इस उम्र में किसी चीज को पसंद करना शायद ही कभी समझ में आता है। अगर तुम्हें पसंद है तो पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो पसंद नहीं है। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उसे अपना बनाना चाहते हैं। उनके विचार कितने शुद्ध हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य बच्चे 1 वर्ष की आयु में तर्क को समझ पाते हैं। लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं उनसे धैर्य और सावधानी से बात करती हूँ। वे सुन और समझ सकते हैं। यदि वे ऐसा करने पर जोर देते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजेश और मैं बच्चों से कितना प्यार करते हैं। मैं निश्चित रूप से उनके मार्ग का अनुसरण करूंगा। सामान समेटने में लगभग आधा घंटा लग गया और फिर सभी लोग वापस जाने के लिए निकल पड़े। जब मैं घर पहुंचा तो बड़े लोग व्यस्त थे। बच्चों ने पत्थर निकाले और उनके साथ खेला। जब राजेश कपूर वहां से गुजरे तो उन्होंने रिया को कहते सुना, मेरा पत्थर चमक रहा है लेकिन तुम्हारा पत्थर नहीं। तनु ने जो छोटा खरगोश उठाया था वह संभवतः सबसे बदसूरत था। वह थोड़ा दुखी दिख रही थी और छोटे खरगोश पत्थर के साथ खेल रही थी। लड़कों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रांसफॉर्मर्स बनाम मॉन्स्टर्स खेलने में मजा आएगा। दूसरी संतान लड़की है। जब वह तीसरी संतान की चमकदार और चमकदार आंखें देखती है तो शायद उसे लगता है कि वह बदसूरत है। राजेश को कुछ रंग मिला। जब लता शर्मा को खाली समय मिलता था तो वह यही पेंटिंग बनाती थीं। राजेश कपूर ने डिब्बे पर लगे छोटे लेबल को देखा और पाया कि इसका इस्तेमाल बच्चों के रंग के रूप में किया जा सकता है। लता शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने इन्हें खरीदा था तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को इनकी ज़रूरत होगी, इसलिए ये सभी बेहतरीन थे। राजेश कपूर बालकनी में चाय की मेज पर पेंट ले आए। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, बच्चों अपने पत्थर और स्टूल इधर लाओ। बच्चों की आंखें चमक उठीं और वे अपने छोटे लकड़ी के स्टूल लेकर आ गए। रंगों को देखकर बच्चे उत्साहित और उत्सुक थे। पिताजी, क्या हम चित्र बनाएं? ये सब कहाँ से आया? वे सब अनुमान लगा रहे थे। राजेश कपूर ने उनके लिए छोटे छोटे स्मॉक्स पहने और मीरा शर्मा की एक झलक देखी। पत्नी मीरा शर्मा ने पलटकर देखा कि वे कुछ कर रहे हैं। वह मुस्कुराती हुई उनके पास आई और पूछा, तुम क्या करने वाले हो? राजेश कपूर ने पूछा, शामिल होना चाहते हो? चलो छोटे पत्थरों में रंग भरते हैं। बेशक, वह बच्चों के साथ गतिविधियां करने का अवसर नहीं छोड़ेगी। राजेश ने प्रत्येक रंग की थोड़ी मात्रा अलग कर ली। चलो, हमने जो पत्थर उठाए हैं उन्हें हम अपने पसंदीदा रंगों से रंग दें, ठीक है? अच्छा। बच्चों को इसमें बहुत रुचि हो गई और वे पेंटिंग और चित्र बनाने लगे। मीरा शर्मा ने अपने छोटे से गोल पत्थर को देखा और उसके दिल में कुछ महसूस हुआ।
राजेश पास आया और पूछा, प्रिय, तुम क्या बनाना चाहती हो? मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, हमारा चित्र बनाओ। राजेश ने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखी। विहू हवा की तरह चलता है और बिजली की गति से काम करता है। जबकि अन्य बच्चे अभी भी रंग चुन रहे थे, उसने पहले ही काले रंग से शुरुआत कर दी थी। मुझे रंग भरने और मौज मस्ती करने में बहुत मजा आया। तनु ने जो रंग चुना वह सबसे चमकीला है, इसलिए राजेश ने सोचा कि वह लाल या हरा रंग चुनेगी। अप्रत्याशित रूप से अंतिम विकल्प सुनहरा पीला था। एवी के ट्रांसफॉर्मर भी रंगीन हैं। इसका कारण यह है कि मुझे लगता है कि मेरे पत्थर पहले से ही सुंदर हैं और उन्हें रंगने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मीरा शर्मा ने गोल पत्थर पर पेंसिल से दो लोगों के चित्र बनाए। राजेश कपूर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। पत्नी, क्या आपने कभी पेंटिंग सीखी है? मीरा शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे सीखा है, लेकिन केवल मूल बातें। मैंने कुछ वर्षों से पेंटिंग नहीं की है, लेकिन यह अच्छा लगता है। मैंने अपना स्पर्श नहीं खोया है। राजेश कपूर खड़े हुए और बोले, ठीक है, तुम लोग चित्र बनाओ, मैं खाना बनाता हूँ। मीरा शर्मा ने उसे खींचकर धीरे से कहा, नहीं, रुको और हमारे साथ रहो, ठीक है। 6 सदस्यों वाले अपने परिवार के एक साथ होने का एहसास। इस समय उन्हें उम्मीद है कि राजेश भी इसमें भाग ले सकेंगे। प्रिय, मैं तुम्हारा रंग रंग दूं और तुम मेरा रंग रंगो, कैसा रहेगा? राजेश कपूर ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे आपको पहले ही बता देना होगा कि मैं मेकअप में अच्छा नहीं दिखता। मीरा शर्मा ने बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं, जो चाहो लगा लो। वह जल्दी से शर्मा गई और राजेश का रूप बड़ी जीवंतता के साथ पत्थर पर उछल पड़ा। पति, अब आपकी बारी है। आखिरकार राजेश कपूर में हुनर है। मेरी बुनियादी कुशलताएं मीरा शर्मा जितनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन यह अच्छी बात है कि मैं डूडल नहीं बनाती। मीरा शर्मा हैरान थी। हनी, बुरा नहीं है, आप रंगों का इस्तेमाल बहुत बोल्ड तरीके से करती हैं। उसने अपनी ठुड्डी को हाथ में पकड़ा और कहा, मैं पिताजी से एक बक्सा और एक स्टैंड बनाने के लिए कहूंगी जिसमें ये रखा जा सके। कई वर्षों बाद इसे फिर से देखने पर बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। राजेश सहमत हैं। रिया उनकी प्रशंसा करने आए, माँ और पिताजी, आपकी पेंटिंग बहुत सुंदर है, ये बिल्कुल असली जैसी दिखती है। मीरा शर्मा ने उसे चूमा। जल्द ही बच्चों के सुंदर पत्थर ओवन से बाहर आ गए। वयस्कों के लिए ये केवल बकवास और बेतरतीब भित्तिचित्र है, लेकिन शिशुओं के लिए यह उनकी सुंदर पेंटिंग है। बेशक, उन्होंने उसकी प्रशंसा की और उसे प्रोत्साहित किया तथा आशा व्यक्त की कि वह भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। इसके बाद मीरा शर्मा बच्चों को हाथ धुलवाने ले गईं। राजेश खाना बनाने चला गया। जब सब कुछ साफ हो गया तो बच्चे पत्थर लेकर अपने दादा दादी को दिखाने के लिए दौड़ पड़े। लता शर्मा ने उनकी बहुत प्रशंसा की, बहुत बढ़िया, हर एक सुंदर है। ओह, शायद भविष्य में आप सभी छोटे चित्रकार बनेंगे। विजय शर्मा पास आए और देखने लगे, ये पेंटिंग क्या है? इससे पहले कि वह चीज शब्द बोल पाते, लता शर्मा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ये सभी चित्र बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, देखिए। इतना कहने के बाद उन्होंने विजय शर्मा को घूर कर देखा। विजय शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं, सब बहुत अच्छा। जिस बात से वह सबसे अधिक संतुष्ट था वह था रिया से मिला सुनहरा सेब। रंग एक समान है और एक नज़र में स्पष्ट है। हालांकि बच्चे केवल 1.5 साल के थे और वे उनके पोते पोतियां थे। कोई भी आवश्यकता नहीं, ये खाना खाने का समय है। बच्चे आगे आगे चल रहे थे और विजय शर्मा और लता शर्मा उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लता शर्मा ने उसे घूर कर देखा। विजय शर्मा ने तुरंत विरोध किया, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इसे रंग दिया है। मैं अब से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लता शर्मा ने शांति से कहा, अगली बार बोलने से पहले सोच लेना। विजय शर्मा, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अगले दिन राजेश मीरा शर्मा और बच्चों को सुपरमार्केट ले गया। हम काफ़ी समय से चेन्नई में रह रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार कभी सुपरमार्केट नहीं गया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी नववर्ष नज़दीक आ रहा है। सुपरमार्केट में पहले से ही उत्सव का माहौल है। सुपरमार्केट में बहुत से लोग खरीदारी कर रहे हैं और वहां उत्सव का माहौल है। कुछ सामग्री खरीदने के बाद हम घर की ओर चल पड़े।
विहू ने तनु को खींचा और शॉपिंग कार्ट में रखे अंडों की ओर इशारा किया। तनु ने अपनी आंखें झपकाईं और जानबूझकर मुस्कुराया। मीरा शर्मा बच्चों को धकेल रही थी, जबकि राजेश की शॉपिंग कार्ट सामान से भरी हुई थी। क्योंकि बच्चों को साथ लाना असुविधाजनक था, इसलिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं खरीदा। चूंकि चीनी नववर्ष निकट आ रहा है, इसलिए कई सुपरमार्केट भारी छूट के साथ प्रचार कर रहे हैं। मैं बाद में कुछ सूखा सामान खरीदने आऊँगा जिसे रखा जा सके, और कुछ नए साल का सामान भी। राजेश कपूर की बात पर मीरा शर्मा को कोई आपत्ति नहीं थी। माँ को कुछ देर बच्चों की देखभाल करने दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राजेश कपूर ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनसे हाथ मिलाया और कहा, ठीक है। मैं मीरा शर्मा का मुझसे लगाव महसूस कर सकता हूँ। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने सामान रसोई में रख दिया और फिर चले गए। जाने से पहले उन्होंने लता शर्मा से कुछ कहा जो लिविंग रूम में फ़ोन पर बात कर रही थीं। मैं देख रहा हूँ, आगे बढ़ो, लता शर्मा ने अपना फ़ोन ढकते हुए कहा। चौथे और दूसरे बच्चे ने अपनी उंगलियां आपस में फंसा लीं और बाकी दो बच्चे उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। विहू ने रसोई के काउंटर पर रखे अंडों की ओर इशारा किया। तनु ने कहा, जो सबसे अधिक धारा प्रवाह बोल रही थी, ये अंडे देख रहे हो? माँ ने हमें बताया था कि अगर हम इन्हें अपनी बाहों में पकड़ेंगे तो इनमें से चूजे निकलेंगे। हम में से प्रत्येक ने एक अंडा लिया और सोते समय उसे अपनी बाहों में रख लिया ताकि अगले दिन उसमें से चूजे निकल सकें। जब अन्य दो बच्चों ने ये सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। ओह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। रिया ने ऊपर देखा और पूछा, लेकिन ये तो बहुत ऊंचा है, हम इस तक पहुंच भी नहीं सकते। अवी ने कहा, स्टूल का प्रयोग करो। चारों बच्चों ने मिलकर स्टूल को रसोई घर तक ले जाने का काम किया। विहू असावधान हो गया और नीचे गिर गया। भाई बहन तुरंत उसके पास आए और उसकी चिंता के बारे में पूछा। विहू ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। 2 मीटर की दूरी पर शिशुओं के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना मुश्किल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा शांत रहता है तो या तो वह सो रहा होता है या शरारत कर रहा होता है। लता शर्मा ने फ़ोन रख दिया और उन्हें बच्चों की आवाज़ सुनाई नहीं दी। बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? लोग कहाँ हैं? इस समय चारों बच्चे रेस्तरां के दूसरी ओर से ऊपर चले गए। लता शर्मा ने बच्चे का जवाब नहीं सुना, केवल कुछ थपथपाने की आवाज़ें सुनी। मैं जल्दी से ऊपर जाकर देखने लगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सभी बच्चे शयन कक्ष में हैं और सभी एक साथ उसकी ओर मौन सहमति से देख रहे हैं। बच्चों, तुम क्या बात कर रहे थे? दादी ने तुम्हें बुलाया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? इसी समय लिविंग रूम में फ़ोन की घंटी बजी। लता शर्मा ने उन्हें चेतावनी दी, अच्छा रहो, दादी पहले फ़ोन करेंगी और फिर तुम्हारे साथ वापस आएंगी, ठीक है? बच्चों ने सिर हिलाया। जैसे ही लता शर्मा चली गईं, बच्चे छोटे लोमड़ियों की तरह मुस्कुराने लगे। उन्होंने जो अंडे प्राप्त किए उन्हें अपने तकिए के नीचे रख दिया। तनु ने उत्सुकता से कहा, हम इसे रात को सोते समय पकड़ लेंगे और कल हमारे पास चूजे होंगे। अवी मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया, माँ और पिताजी को सरप्राइज दो, वे चूजों को देखकर बहुत खुश होंगे। विहू ने अपना अंडा छुआ। एक बच्चे को फुसलाने की तरह उसने कहा, अच्छा करो बच्चे मुर्गे, पहले यहीं सो जाओ। उन्होंने अपने अंडों को अलविदा कह दिया। फिर मैं संतुष्ट होकर नीचे चला गया। मीरा शर्मा और राजेश कपूर बहुत सारी चीजें वापस लेकर आए। प्रिय, इन सब्जियों को फ्रिज में रख दो। अच्छा, अगर वह राजेश होता तो उसे निश्चित रूप से पता चल जाता कि अंडों की संख्या गलत थी। जब मीरा शर्मा ने रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बंद किया तो उन्होंने देखा कि रिया उनसे कुछ कहना चाहती है लेकिन झिझक रही है। क्या हुआ रिया, क्या तुम्हें माँ से कुछ कहना है? रिया ने हिचकिचाते हुए अपना सिर हिलाया। माँ, रिया कल आपको एक सरप्राइज देगी, आप ज़रूर खुश होंगी। मीरा शर्मा ने एक क्षण सोचा और पूछा, क्या मैं माँ को बता सकती हूँ कि आश्चर्य क्या है? रिया ने सिर हिलाया, अभी नहीं, मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी। मीरा शर्मा ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है, मम्मी कल रिया के सरप्राइज का इंतज़ार कर रही हैं। रिया खुशी खुशी खेलने के लिए भाग गई। लता शर्मा और विजय शर्मा इस वर्ष चीनी नववर्ष को अच्छे से मनाने की योजना बना रहे हैं। नए साल का सामान भी तैयार रखना होगा।
इस बार राजेश ने एक सुपरमार्केट में सेल देखी और काफ़ी सामान खरीद लिया। अब उसके पास ज़रूरत की लगभग हर चीज़ है। पिछली बार मेरठ में बिताए नए साल के बारे में सोचकर लता शर्मा को अभी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज रात बच्चे सोने में सहयोग करने में बहुत सक्रिय होते हैं। मीरा शर्मा और राजेश कपूर दोनों ही थोड़े हैरान थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ कुछ ठीक नहीं है। विशेषकर रवि, जो कभी जल्दी सोने नहीं गया था, इस बार वास्तव में जल्दी सो गया। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, रिया ने आज कहा कि वह कल मुझे सरप्राइज देगा। क्या यह इस आश्चर्य से संबंधित हो सकता है? राजेश कपूर को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। शायद आधी रात को राजेश ने बच्चों को थपथपाया और गले लगाया। छूने पर यह फिसलन भरा और गीला लगता है और यह ठीक नहीं लगता। राजेश कपूर ने हाथ बढ़ाकर देखा और चौंक गए। क्या आपको दस्त है? अभी भी शौच कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल भी गंध नहीं आती। एक पल के लिए तो राजेश कपूर ने कुछ भी नहीं कहा, फिर उन्होंने ध्यान से देखा। क्या यह अंडा है? जब राजेश ने विहू की शॉर्ट्स उतारी तो सचमुच कुछ भी नहीं बचा था। यह एक अंडा है। राजेश ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि उसने सोते समय अपने बेटे के बिस्तर में अंडा क्यों रखा। उसने सोचा भी नहीं था कि वह ध्यान से सोचेगा और विहू को साथ लेकर शिकायत करने चला गया। फिर मैंने विहू की पैंट बदली और अंततः उसे बड़े बिस्तर पर बिछा दिया। फिर मैं विहू के पालने को साफ करने गई और उसे एक नया रजाई और कंबल ओढ़ा दिया। ये सब करने के बाद मैंने विहू की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। राजेश कपूर खुश हुए। 4 खजानों की देखभाल करने के बाद सबसे बड़े खजाने की देखभाल करने का समय आ गया है। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, राजेश कपूर के चेहरे पर थोड़ी सी ठंडक छा गई। कच्चे अंडों की परिचित गंध। ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि उसका शरीर अंडे के तरल पदार्थ से ढका हुआ था और वह अपने हाथ में एक अंडा पकड़े हुए था। राजेश जल्दी से दूसरे बच्चों को देखने गया। 3 खजानों को छोड़कर उनके सभी अंडे टूट गए थे। राजेश ने जन्म से लेकर वयस्क होने तक शिशुओं की देखभाल की है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया देखी है और वे बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। संभवतः उसने अनुमान लगा लिया था कि शिशुओं का उद्देश्य क्या था। राजेश कपूर ने एक एक करके बच्चों को पैक किया। कपड़े और रजाई के कवर वॉशिंग मशीन में डालें और कल उन्हें धो लें। फिर अंडे को रिया तकिए के नीचे रखकर वापस फ्रिज में रख दें। अगले दिन सुबह सुबह जो बच्चे जाग गए और मल त्यागने लगे, वे सभी भ्रमित थे। उनके अंडे गायब हैं। नहीं, उनके अंडे गायब नहीं हैं। उनके द्वारा पैदा किए गए चूजे गायब हैं। दूसरा बच्चा जोर जोर से रोने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर तीसरा बच्चा डरकर जाग गया। राजेश कपूर ने कल रात इस बारे में सोचा। उस समय को छोड़कर जब मीरा और मैं सुपरमार्केट जाते थे, बच्चे हमेशा मेरी निगरानी में रहते थे। यह अवश्य ही उस समय हुआ होगा जब अंडे चोरी हुए थे। अगर यह चोरी नहीं हुआ था तो लता शर्मा को कैसे पता नहीं चला? मीरा शर्मा भी तनु के जोर से रोने की आवाज़ से जाग गईं। क्या हुआ? क्या हुआ? न केवल दूसरा बच्चा बल्कि तीसरे बच्चे को छोड़कर सभी रोए। मीरा शर्मा ने काफ़ी समय से ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जब वे लगभग 1 महीने के थे, राजेश कपूर नामक एक अंदरूनी व्यक्ति ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मीरा शर्मा को एक साथ दुख और खुशी महसूस हुई। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने कल रात बच्चों को बताया था कि चूजे अंडे से बाहर आ गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि रिया ने कहा था कि वह आज मुझे सरप्राइज देगा। और यही हुआ। राजेश कपूर ने उदास बच्चों की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अभी मत रो, पापा तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। तीसरे बच्चे को छोड़कर, जो उदास दिख रहा था, बाकी सभी बच्चे बहुत उदास थे। मैंने राजेश की बात भी नहीं सुनी। उन्होंने आगे कहा, पिताजी आपको ये दिखाने ले जाएंगे कि अंडे कहाँ हैं। निस्संदेह ये वाक्य बहुत प्रभावशाली है। बच्चों का रोना सफलतापूर्वक बंद हो गया। लेकिन इससे पहले कि पिताजी तुम्हें बताएं, तुम्हें पहले शौच और डकार लेना होगा, अन्यथा तुम पालने में ही मल त्याग कर दोगे। बच्चे एक एक करके शौचालय जाते हैं। लता शर्मा ने देखा कि बेडरूम का दरवाज़ा खुला है तो उन्होंने सिर बाहर निकालकर पूछा, मैंने अभी तनु को रोते हुए सुना। क्या हुआ? मीरा शर्मा ने अपनी हंसी दबा ली। कल रात
जब मैंने सुना कि पक्षी अंडों से निकलते हैं तो कुछ लोगों ने चुपके से अंडे ले लिए और उन्हें अपने बिस्तरों पर रख दिया, शायद ये सोचकर कि वे चूजों से बच्चे पैदा करने वाले हैं। आधी रात को रिया के अंडे को छोड़कर सभी अंडे टूट गए। देखिए, जब मैं उठी तो मैंने पाया कि मेरे अंडे गायब हो गए हैं और मैं यहाँ रो रही हूँ। लता शर्मा तुरंत समझ गईं और उनके पास आकर उनके माथे पर थपकी दी। मैंने कल फ़ोन किया था और काफ़ी देर तक उनमें से किसी से कोई बात नहीं हुई। जब मैंने देखा तो वे लोग रेस्टोरेंट से सीधे ऊपर की ओर भाग चुके थे। मैं फिर ऊपर गया और देखा कि वे सब ठीक थे। लिविंग रूम में फ़ोन की घंटी बजी तो मैं उसे उठाने के लिए नीचे चला गया। यही वह समय रहा होगा जब उन्होंने चुपके से रसोई से अंडे ले लिए होंगे। आपने कहा कि रसोई घर बहुत ऊपर है, फिर उन्हें अंडे कैसे मिले? नहीं, वापस जाओ और रसोई घर में सभी नुकीले चाकू और कांटे रख दो ताकि बच्चे को उनसे चोट न लगे। जब मैं बोल रहा था, मैंने देखा कि बच्चे एक एक करके शौचालय से बाहर आ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और मुंह में पानी था। राजेश कपूर उन्हें बालकनी में लगी वॉशिंग मशीन के पास ले गए और उनकी छोटी चादरें और छोटे कपड़े निकाल लिए। अंडे टूट गए हैं। जब तनु और उसके दोस्तों ने ये सुना तो वे फूट फूट कर रोने लगे। रिया भी रोने लगी। वाह वाह, हमारी लड़की चली गई। ये सब टूट गया है, छोटी मुर्गी, मेरी छोटी मुर्गी। अब और कोई लड़की नहीं। ये देखकर आंसू टूटे हुए धागे से मोतियों की तरह गिरने लगे। तीनों लोग बहुत दुखी हो गए और उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया तथा उसे दिलासा देने लगे। राजेश कपूर ने उन्हें समझाया, रो मत, वह अंडा हम बड़ों और बच्चों के खाने के लिए है, उससे चूजे नहीं निकलेंगे। मीरा शर्मा ने तुरंत कहा, बच्चे इसे कितना भी लगा लें, ये काम नहीं करेगा। लता शर्मा ने आगे कहा, ये सही है, भले ही मुर्गी आ जाए। नहीं, यह माँ मुर्गी आ रही है। वह उन अंडों से चूजे नहीं निकाल सकती। रिया के चेहरे पर अभी भी आंसू बह रहे थे और वह सिसकते हुए बोला, क्यों? अन्य बच्चों ने भी धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। लता शर्मा को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह क्या समझाएं और फिर अपनी बेटी और दामाद की ओर देखने लगीं। मीरा शर्मा ने सहज भाव से राजेश कपूर की ओर देखा। राजेश ने समझाया, क्योंकि अंदर कोई चूजे नहीं हैं, केवल वे अंडे ही फूट सकते हैं जिनमें चूजे हों। रिया ने दयनीय स्वर में पूछा, पिताजी, क्या आप मुझे एक अंडा दे सकते हैं जिसके अंदर चूजा हो? दूसरा बच्चा सबसे जोर से रोया और सबसे अधिक आंसू बहाए। पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। माँ, दादी, आप भी सबसे अच्छी हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। विहू ने खुद को सीधे लता शर्मा की बाहों में फेंक दिया। दादी, विहू थोड़ा चिकन चाहता है। अभी भी धूम्रपान कर रहा था। लता शर्मा ने राजेश कपूर की ओर देखा। चीनी नववर्ष आने वाला है, तुम्हें ये लड़कियां कहाँ से मिलीं? राजेश कपूर ने लता शर्मा की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। इसका मतलब यह है कि वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये लता शर्मा की राय पर निर्भर करता है। लता शर्मा अपने पोते पोतियों को अपनी आंखों की तरह मानती हैं और उनसे बेहद प्यार करती हैं। बस देखते रहो और देखो कि क्या चूजे निकल सकते हैं। जब समय आएगा तो मैं उन मुर्गियों की देखभाल करूंगा। राजेश कपूर ने बच्चों को समझाया, ठीक है, रोना बंद करो। पिताजी आपके लिए कुछ चूजे खरीदने जा रहे हैं जो अंडे से निकल सकते हैं। सभी बच्चे मुस्कुराए और उनके हाव भाव बहुत जल्दी बदल गए। राजेश कपूर ने कहा, चूजों को अंडे से बाहर निकालने में समय लगता है। आप उन्हें आज खरीद कर कल ही सफलतापूर्वक अंडे से बाहर नहीं निकाल सकते। आपको धैर्य रखना होगा और इंतजार करना होगा। अगर आप लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते तो पिताजी को इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृपया इस पर विचार करें। एक चूजे को अंडे से बाहर आने में लगभग 20 दिन लगते हैं, जो कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है। बच्चे बिना सोचे समझे सहमत हो गए। बच्चों का सामान पैक करने के बाद लता शर्मा उन्हें नीचे ले गईं। निषेचित सेने योग्य अंडे ऑनलाइन खरीदें। जब इंक्यूबेटर खरीदने की बात आई तो वह हिचकिचाने लगे। मैं खुद ही यह करना चाहता हूँ। इससे पहले वीडियो देखते समय राजेश ने किसी को अपना इंक्यूबेटर बनाते देखा था। इसके कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सिद्धांत एक ही हैं। क्यों न आप अपना खुद का इंक्यूबेटर बनाएं? यह ज़्यादा दिलचस्प है और आपके बच्चे को हाथ से बनी चीज़ों का आनंद लेने का मौका भी देता है। इसके बाद
राजेश ने ऑनलाइन 30 अंडे खरीदे, जिनमें मुर्गी के अंडे, बत्तख के अंडे और निषेचित बटेर के अंडे शामिल थे। यदि 30 में से 20 से अधिक असफल हो जाएं, तो भी निश्चित रूप से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें रखा जा सकेगा। राजेश कपूर को उसी शहर में एक विक्रेता मिला और विक्रेता ने दोपहर तक सामान पहुंचाने का वादा किया। इसके बाद राजेश कपूर ने इनक्यूबेटर बनाने के बारे में ट्यूटोरियल ढूंढने के लिए ऑनलाइन खोज की। तभी उन्होंने एक दिलचस्प वीडियो देखा। आप चावल पकाने वाले कुकर में चूजों को पाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थर्मोस्टेट की आवश्यकता होगी। नाश्ते के बाद अपने लिए एक खरीद लें। मीरा शर्मा राजेश कपूर को खाने के लिए बुलाने आई। हनी, क्या तुम्हारा खाना खत्म हो गया? राजेश कपूर ने अपना फ़ोन रख दिया और कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया है। मैं बच्चों के साथ चूज़ों को भी पालने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह ये शिशुओं के लिए सार्थक होगा। नाश्ते के बाद राजेश ने लता शर्मा से पूछा, माँ, क्या घर पर कोई चावल पकाने वाला कुकर बचा है? लता शर्मा ने एक क्षण सोचा और बोली, हाँ, आप क्या करने जा रहे हैं? अंडे से चूजे निकल रहे हैं। लता शर्मा, नाश्ता खत्म करो। राजेश कपूर थर्मोस्टेट खरीदने गए। ये खरीदना आसान साबित हुआ। बच्चों को पता चला कि आज अंडे से चूजे निकलेंगे और वे घर पहुंच जाएंगे। हर कोई इसका इंतजार कर रहा था और दरवाजे की ओर देख रहा था। दोपहर के समय जब झपकी का समय हो गया तो राजेश कपूर ने उन्हें काफ़ी देर तक जगाए रखा, जिसके बाद वे अनिच्छा से एक एक करके अपने बिस्तर पर चले गए। विहू ने कहा, पिताजी, दंदन यहाँ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, समझ गया, सो जाओ। बच्चे अभी सोए ही थे कि बॉस उनके लिए निषेचित अंडे लेकर आया। राजेश ने 30 खरीदे, इसलिए उसने एक मुर्गी, एक बत्तख और एक बटेर दिया। धन्यवाद बॉस। नहीं, धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरी संपर्क जानकारी यह है। अच्छा। राजेश कपूर ने अपने बॉस के अनुरोध का पालन किया और सिर ऊपर करके कुछ देर आराम किया। लगभग 1 घंटा पर्याप्त है। इसके बाद बच्चों के जागने का इंतजार करने का समय आता है। लता शर्मा और विजय शर्मा को तब इसमें रुचि हुई जब उन्हें पता चला कि राजेश कपूर चूजों को सेने के लिए इलेक्ट्रिक राइस कुकर का उपयोग करना चाहते हैं। जब बच्चे जागे तो उन्हें पता चला कि अंडे पहुंचा दिए गए हैं और वे नीचे की ओर भागे। वे राजेश कपूर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और सिर उठाकर देखने लगे। प्रत्येक अंडे की जांच करने के बाद राजेश कपूर ने इनक्यूबेटर तैयार करना शुरू कर दिया। 2 मजबूत पॉकेट बनाएं और उन्हें गर्म पानी से भरें। पानी का स्तर चावल कुकर का लगभग 1/3 होना चाहिए। फिर थर्मोस्टेट का प्रोब डालें। ऊष्मायन तापमान बहुत सटीक होना चाहिए, लगभग 38 डिग्री। राजेश कपूर द्वारा खरीदा गया थर्मोस्टेट प्रोब जब यह महसूस करेगा कि चावल कुकर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक है, तो स्वचालित रूप से बिजली काट देगा। पुनर्प्राप्ति के बाद इसे चालू रखा जाएगा और इसका उपयोग किया जाएगा। हालांकि बिजली बंद होने के बाद भी अवशिष्ट गर्मी बनी रहेगी, जिससे इसका तापमान बढ़ता रहेगा। इसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत बड़ी त्रुटि सीमा उत्पन्न होगी। वीडियो में लड़की ने बफर के लिए पानी की थैली डाली। वास्तव में सभी वाटर बेड इनक्यूबेटर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं और कई लोग इस पद्धति का उपयोग करते हैं। हालांकि वे इलेक्ट्रिक राइस कुकर का उपयोग करते हैं। राजेश ने प्रत्येक अंडे के आगे और पीछे निशान लगा दिए ताकि समय आने पर वह उसे पलट सके। इसके अलावा बच्चों को अपना पसंदीदा रंग चुनने दें। अंडों को अपने पसंदीदा रंगों से रंगें। प्रत्येक व्यक्ति 6 अंडों का उपयोग कर सकता है। बाकी 3 अंडे राजेश और मीरा शर्मा के हैं। बटेरों के अंडे सेने का समय 15-17 दिन है, ताकि जब अंडे खोल से बाहर निकलें तो वे घायल न हो जाएं। इसलिए मैंने एक छोटा चावल पकाने वाला कुकर ढूंढा और उसे अलग से जोड़ दिया। जब पानी के बिस्तर का तापमान लगभग 38 डिग्री पर स्थिर रखा जाता है, तो आप उन्हें इसमें डाल सकते हैं और उन्हें एक छोटी रजाई से ढक सकते हैं। बटेर के अंडों के लिए भी यही बात सत्य है। राजेश कपूर खड़े हुए और बोले, ठीक है, चलो कुछ देर तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। बच्चों ने उत्साह से पूछा, पिताजी, चूजे जब अंडे से निकलते हैं तो वे कैसे दिखते हैं? यह अवश्य ही प्यारा होगा। बच्चों की जिज्ञासा को देखते हुए राजेश ने ऑनलाइन एक वीडियो ढूंढा और उन्हें दिखाया।
बच्चा बिना पलक झपकाए देखता रहा। उनके लिए जीवन का जन्म बहुत जादुई और अविश्वसनीय है। इसके बाद राजेश कपूर को दिन में 3 बार अंडों को पलटना पड़ा बच्चों को शामिल करने के लिए, इसलिए उन्हें भी अंडे पलटने के कार्य में एक साथ भाग लेना होगा। बच्चे अगले समय का इंतजार कर रहे हैं। जब से हम कैंपिंग से वापस आए हैं, तापमान में नाटकीय रूप से गिरावट आई है और 2 या 3 दिनों से तेज धूप नहीं निकली है। मैजिक सिटी उत्तर में स्थित है, लेकिन ये दक्षिण में स्थित है। लेकिन उत्तर में तापमान बहुत ठंडा है। कभी कभी बर्फबारी होती है, लेकिन इससे यहाँ का मौसम कम ठंडा नहीं होता। सौभाग्यवश मेरे घर में फर्श पर हीटिंग की व्यवस्था है, इसलिए मुझे ठंड नहीं लगती। पलक झपकते ही 1 सप्ताह बीत गया। अब समय आ गया है कि अंडों को खोलकर देखा जाए कि कहीं उनमें खून तो नहीं है। राजेश कपूर ने ऊपर आए बच्चों से कहा, देखा, अंडे के अंदर यह छोटा सा काला बिंदु, वे अभी भी घूम रहे हैं। ये तब है जब चूजे बहुत छोटे हैं। हम इसे धीरे धीरे सेंकेंगे और फिर बच्चा चूजा खोल से बाहर निकलकर हमसे मिलेगा। बच्चे बहुत जिज्ञासु थे। मुझे लगता है कि सारी प्रतीक्षा सार्थक है। अंडों की तस्वीरें लेने पर पता चला कि उनमें 33 अंडे थे, जिनमें से 5 खराब थे, जिससे 28 अंडे बचे। दुर्भाग्यवश प्रत्येक बच्चे का एक अंडा टूटा हुआ था। राजेश और मीरा शर्मा की तीनों फिल्में अच्छी हैं। कुछ लोगों का बुरा होना सामान्य बात है। देखो, क्या हमारे पास अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग नहीं हैं? राजेश बच्चों को दिलासा देता है। अगले कुछ समय में अधिकांश लोग बाहर नहीं निकले क्योंकि बाहर का मौसम अचानक बदल गया। लता शर्मा और विजय शर्मा कभी कभार बाहर जाते हैं, जबकि राजेश और मीरा शर्मा बच्चों के साथ घर पर ही रहते हैं। अगले सप्ताह तक हर दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। आगे देखने वाली बात केवल यह है कि इस सप्ताह के बाद बटेर के अंडे फूटेंगे। राजेश ने अंडों को गर्म पानी में रख दिया और बच्चे देखने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। आप देख सकते हैं कि पानी पर तैरते अंडे हिलने लगते हैं। कुछ केवल थोड़ा सा हिलते हैं, जबकि अन्य हिंसक रूप से हिलते हैं। राजेश ने बच्चों से कहा, क्या तुमने देखा? अंदर का चूजा हिल रहा है। बच्चे आश्चर्य से उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। विहू ने अपने अंडे की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी, मेरा बच्चा बहुत अच्छी तरह से हिल रहा है। राजेश मुस्कुराया और बोला, हाँ, इसका मतलब है कि अंदर के चूजे बहुत जीवंत और स्वस्थ हैं। रिया बहुत ही कोमल स्वभाव की है। उसके अंडे काफी जीवंत थे, पानी में हिल रहे थे, जिससे वह छोटा लड़का बहुत खुश था। अगले कुछ दिनों में छोटे बच्चे उत्सुकता से बटेर के अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार कर रहे थे। इस बार राजेश ने 3 लोहे के पिंजरे खरीदे, जिनका निचला हिस्सा खोखला था। वापस आकर बच्चों के साथ कुछ व्यवस्था करने के बाद अंततः घोंसला बनकर तैयार हो गया। अगली चीज जिसका वे सबसे अधिक इंतजार करते थे, वह थी बटेर के अंडे से बाहर आने का इंतजार। क्योंकि घर में हीटिंग है, फिर हम उन्हें गर्म रखने के लिए थोड़ा सूरज प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को पहले खोल टूटते हुए देखने के लिए बटेर के अंडों को शयन कक्ष में ले जाया गया। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो 1 या 2 दिन में ही खोल टूट जाएगा। खाओ खाओ। राजेश कपूर आए और उन्हें खाने के लिए बुलाया, और बच्चे चावल पकाने वाले बर्तन के चारों ओर इकट्ठा हो गए तथा जाने को तैयार नहीं थे। ये देखकर राजेश कपूर ने आह भरी और नीचे चले गए। जब वह दोबारा ऊपर गए तो उन्होंने और मीरा शर्मा ने एक छोटी सी मेज ऊपर रख दी। इसके बाद बच्चों के भोजन की व्यवस्था की गई और उन्हें शयन कक्ष में ही भोजन करने की अनुमति दी गई। बच्चे भी जब झपकी लेते हैं तो इसके बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने राजेश कपूर को बार बार याद दिलाया कि यदि खोल टूट गया है तो उन्हें जगाना होगा। न केवल बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, बल्कि मीरा शर्मा भी इसका इंतजार कर रही हैं। पति, क्या आपको लगता है कि आज बटेर अपने खोल से बाहर आ जाएगी? मुझे बिल्कुल नहीं पता। जब राजेश कपूर अपनी झपकी से जागे तो उन्होंने देखा कि एक बटेर का अंडा टूट गया था। इससे संभवतः खोल टूट जाएगा। राजेश ने जल्दी से बच्चों और मीरा शर्मा को जगाया। पहले तो वे सभी नींद में थे, लेकिन जब उन्होंने बटेर को अपने खोल से बाहर निकलने की आवाज़ सुनी तो वे सभी अचानक जाग गए। रिया ने अपना ही ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार वह इतनी तेजी से उठा कि वह कभी उठा ही नहीं।
सभी लोग छोटे चावल पकाने वाले बर्तन के चारों ओर इकट्ठा हो गए और बटेर को अपने खोल से बाहर निकलते हुए देखने लगे। दूसरा, तीसरा, 10 बटेर अंडों में से 5 से बच्चे निकलना शुरू हो चुके हैं। सभी बच्चे अपनी सांस रोककर बिना पलकें झपकाए देखते रहे। बटेर ने अपनी चोंच से अंडे के छिलके पर चोंच मारी। जो बटेर सबसे आखिर में चला वह सबसे पहले बाहर आया। अन्य बटेर एक के बाद एक अपने खोल से बाहर निकलने लगे। लता शर्मा और विजय शर्मा भी ये देखने आए और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। जो बटेर बाहर निकाला गया था वह ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में गिर गया हो तथा उसे रोएदार होने में कुछ समय लगा। वे इतने छोटे हैं। राजेश कपूर ने उन्हें आवाज़ धीमी रखने का संकेत दिया ताकि बच्चा बटेर डर न जाए। सबसे पहले रिया अपने खोल से बाहर आए, उसके बाद तनु, विहू।